नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। याद हुआ? चलिए ठीक। चलिए बताइए, दुर्गा मैडम आप ही बड़बड़ा रही हैं। कुषाण वंश के लाइन से राजा बताइए। ठीक ठीक। कुजूल करके कुछ है, फिर भीम करके कुछ है। ठीक, ओके। इधर मैडम आप बताइए, आपका शुभ नाम? काजल, ओके ठीक। काजल जी बताइए, कनिष्क ने एक चीनी सेनापति के साथ युद्ध किया था, नाम क्या था उसका? पांचों, बहुत बढ़िया। सिमरन मैडम कल आए थे आप? ठीक। बताइए कि कनिष्क लोग या कुषाण लोग कहाँ से आए थे, मूल निवास कहाँ था? ठीक है, यूची जनजाति थे। यूची जनजाति और किस नाम से जाना जाता है सर जी बताइए? तोखरिश, ठीक, बढ़िया। संस्थापक चांदनी मैडम? कुजुल कड़फिसेस, ठीक। कैसे इतना लेट जी? कनिष्का के समय में वैभव जी बताइए, कौन से नंबर की बौद्ध संगति हुई थी? हाँ, चौथा, ठीक है। कहाँ हुआ था लोकेशन? कुंडलवन कश्मीर, ठीक। कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है। चलिए ठीक, ऐसे पढ़ के आते हो तो अच्छा लगता है, नहीं तो दिल दुखता है मेरा। ठीक। तोकरी तोकरी ये नोट्स में लिखा हुआ था, यूची इज इक्वल टू तोकरी। गुप्त साम्राज्य पढ़ना है, ठीक है। गुप्त साम्राज्य हेडिंग डाल सकते हो, छोटा मोटा थोड़ा बहुत नोट्स बनाना हो तो बाकी सब चीज़ लिखा ही हुआ है। अगर जो आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, इसमें तो लिखा हुआ है ही, ठीक है। मेरे को मालूम है, 5वीं क्लास के बाद से कभी नोट्स नहीं बनाया। 5वीं क्लास तक तो खुद बनाना पड़ता था। 6वीं क्लास से पहले, 6वीं से 8वीं 9वीं तक एक्लेयर्स में काम चल जाता था। फिर 9वीं के बाद से डेयरी मिल्क, एक डेयरी मिल्क दिए लड़कियों लोग बेचारी लोग, हाँ ठीक ठीक ठीक, सब कंप्लीट करके दे देते, प्रोजेक्ट नोट्स वगैरह सब। लेकिन मेरे जैसे आलसी आप लोगों को नहीं बनना है। गुप्त साम्राज्य, गुप्ता एम्पायर, ठीक है। देखो जो टर्मिनोलॉजीज है वो मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बता दूंगा, ठीक। तो आपको तकलीफ, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों उनको तकलीफ नहीं होगी, मैं खुद इंग्लिश मीडियम का हूँ। तो लेकिन जो समझाने वाली बात है, जो नाम है, वो तो आप नाम को हिंदी इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वैसे ज़्यादा समझ हो जाएगा, बट जो टर्मिनोलॉजीज है उसको मैं लिख सकता हूँ। गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर देखो शुरुआत कहाँ से होती है इस गुप्ता एम्पायर की, ये आपको इंडिया का मैप, ऐसे इसको इंडिया मान के चलो, ठीक है। यहाँ पे ये मगध एम्पायर था। अब एक बहुत ही पावरफुल किंगडम मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं, मगध साम्राज्य में मौर्य के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। मौर्य धीरे धीरे आगे चल के बढ़ गया, और जैसे ही अशोक के बाद से जो शासक कमजोर होना चालू हुए,
तो जो विदेशी आक्रमणकारी थे, जो फॉरेन अटैकर्स थे, वो आके अटैक किए और भारत समझ लो विदेशों का गुलाम हो गया था। जो गुप्त है वो भारतीय शासक नहीं है एक्चुअल में। इस पर विवाद है कि ये भारतीय हैं या फिर ये कुषाणों के सामंत थे, कुषाण के ही ब्रांच है ऐसा। जो अभी कुषाण वंश पढ़ के आए ना, तो बोला जाता है कि ये उसी के सामंत थे। सामंत या सामंतवाद, फ्यूडलिज्म क्या होता है, जैसे मोदी जी अकेले भारत पे शासन कर रहे हैं, लेकिन पूरा क्षेत्र क्या वही संभाल सकते हैं? नहीं, राज्यों में सीएम भी है और उसके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी है। तो राजा तो वही हो गए, अगर प्रधानमंत्री को राजा मान के चलो, राजा तो वही हो गए, लेकिन उसके अंतर्गत भी काम करने वाले हैं। तो फ्यूडलिज्म, सामंतवाद वही होता है। अगर एकदम शॉर्ट में समझाना चाहूँ कि भैया मैं अकेले राजा हूँ तो मैं पूरा भारत क्षेत्र को नहीं संभाल सकता, या मेरा जितना जीता हुआ प्रदेश है, विदेश प्रदेश है, जो नहीं संभाल सकता। तो मैंने क्या किया, छोटे छोटे किंगडम, छोटे छोटे क्षेत्र, छोटे छोटे एरिया किसी एक व्यक्ति के जिम्मेदारी में दे दिए कि भैया यहाँ के क्षेत्र तुम संभालो, सेना तुम रखो, मेरे को 4-5 साल 6 साल में टैक्स दे देना, या ईयरली बेसिस पे तुम टैक्स पे करते रहना, और तुम्हारी सेना पे हक मेरा रहेगा, मतलब चलाओगे तुम काम, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ता है तो तुम्हारी सेना रहेगी। तो ये एक सिस्टम रहता था बेसिक, तो ऐसी बेसिस पे हक चलता था हर जगह। ठीक है, तो ये जो मगध वाला एरिया है, बाद में विदेशी आक्रमणकारी आए धीरे धीरे। अब कुषाण वंश एक फॉरेन अटैकर्स थे, कुषाण वंश अभी पढ़ के आए कल लास्ट क्लास में। कुषाण वंश के सामंत थे कौन? गुप्त। ठीक है, और सामंत मैंने बता दिया उसके अंडर में रह के काम कर रहे हैं। तो जो गुप्त वंश के संस्थापक थे या गुप्त वंश के जो रूलर थे, वो किसके सामंत थे पूछा जाए तो कुषाण के। ठीक है, इन लोगों ने छोटा सा क्षेत्र इनको मिला था मगध वाला, जो मगध एरिया है ना, मगध मतलब यूपी वाला एरिया, यूपी बिहार झारखंड वाला एरिया। तो यहाँ से ये क्षेत्र चालू हुआ था, और जो पहला शासक मिलता है, पहला रूलर, फर्स्ट रूलर, उसका नाम रहता है श्रीगुप्त। ठीक है, क्या नाम रहता है? श्रीगुप्त। लेकिन ये जो श्रीगुप्त था बाद में श्री लगाता है, पहले इसका नाम गुप्त था। ठीक है, गुप्ता डॉक्टर। तो जो गुप्त था वो बाद में बोला कि नहीं यार, ये श्री लगाने से अच्छा ना, जैसे लगाते ना श्री योगेंद्र कुमार साहू, ठीक है, तो नाम अच्छा लगता है सुनने में, श्री 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 1008 बार श्री। तो फिर बोला भैया ये गुप्त नाम अच्छा नहीं लग रहा, कोई बीमारी ऐसा टाइप का लगता है। ठीक है, तो बोला गुप्त नहीं, नाम के पीछे क्या लगाया जाए? श्री लगाया जाए। तो जो पहला रूलर था, फाउंडर था पूछा जाए, फाउंडर या संस्थापक, वो कौन था पूछा जाए तो श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन? श्रीगुप्त। तो जो नाम गुप्त पड़ता है ना, वो उसी गुप्त से पड़ता है, लेकिन आगे चल के श्री लगा लेता है। ठीक है, तो फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी श्रीगुप्त। क्लियर? अब पहला काम आपको इनके लाइन से रूलर्स को याद रखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो उसके लिए ऐसे मैं कोड बना लिया था। ठीक है, भले थोड़ा सा अजीबोगरीब कोड लगेगा, लेकिन मेरे को आज तक याद है, 7 सालों का याद है। तो एक मूवी आई थी गजनी, तो उसमें हेलो संजय सिंघानिया बोलते थे नहीं, तो वो संजय से संजय गुप्ता याद कर लेना। ठीक है, क्या याद रखोगे? संजय गुप्ता, संजय गुप्ता। SG, मैं निमोनिक कोड बता रहा हूँ, इसको निमोनिक कोड बुलाता है। जैसे किसी वर्ड से पहला अल्फाबेट निकाल लोगे ना, उसको निमोनिक कोड बोलते हैं, वहाँ से कोई कोड बना ले, निमोनिक कोड। SG संजय गुप्ता, जैसे वो संजय सिंघानिया था, संजय गुप्ता। तो संजय गुप्ता इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये कोड किसका है वो भी तो याद आना चाहिए। ज़्यादा ट्रिक बनाओगे तो फिर एग्जाम में याद नहीं आता भैया ये ट्रिक किसका है, तो उसको याद करने के लिए एक और ट्रिक बनाना पड़ता है। इसलिए संजय गुप्ता करना, SG, इससे क्या याद रहेगा? गुप्त वंश का ही कोड याद रहेगा। तो वो क्या था? कंपनी का सेक्रेटरी था। मूवी में आता है एरोप्लेन से एंट्री मारता है चश्मा कर लगा के, कोट पहन के। ठीक है, तो कंपनी का मालिक था, कंपनी का सेक्रेटरी था, समझ लो। ठीक है, वो सिक्योरिटी गार्ड वाला नहीं, कंपनी सेक्रेटरी था। ठीक है, तो संजय सिंघानिया, संजय गुप्ता क्या था? कंपनी सेक्रेटरी, CS। लेकिन उसको जॉब रास आया क्या? वो गजनी के पीछे भग गया था, नहीं जॉब रास नहीं आया, छोड़ छाड़ के अलग रहता था इधर मांग लगा के। तो SG CS, लेकिन उसको क्या नहीं आया? रास नहीं आया, RC। तो क्या कर लिया वो? केंद्रीय स्कूल विद्यालय ज्वाइन कर लिया। इधर केंद्रीय विद्यालय नहीं, तो केंद्रीय विद्यालय स्कूल ना ज्वाइन करके केंद्रीय स्कूल विद्यालय ज्वाइन कर लिया। बोलोगे सर ये कैसा कोड है? यही अच्छा कोड है। ठीक है, SG CS RC KSV, ये आपको लाइन से निमोनिक कोड याद रखने हैं। ये कौन है? गुप्ता रूलर्स हैं, गुप्त वंश के शासक हैं। S से आपको याद रखना है श्रीगुप्त, क्या याद रखोगे? S से श्रीगुप्त। ठीक है, G से घटोत्कच। एक गाना चलता नहीं, मैं हूं घटोत्कच, मैं दुनिया में सबसे निराला, सुने हो नाम? लेकिन वो ये घटोत्कच नहीं है। ठीक है, वो घटोत्कच भीम का बेटा था। ठीक है, SG। फिर C से चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। कल की स्टोरी में चंद्रगुप्त का नाम आया था क्या? लेकिन वो ये वाला नहीं है, हाँ वो सेकंड है, ये फर्स्ट है। ठीक है, ये पहला है, फेमस शासक। SG CS, S से याद रखना समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, SG CS।
आरसी, रास नहीं आया से आरसी, आर से रामगुप्त, इसका स्टोरी याद है? हाँ, ध्रुव स्वामी, ठीक है, रामगुप्त वैट्स ध्रुव स्वामी। आरसी, सी से कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, सी एस जी सी एस आर सी के एस वी। अब जो के एस वी है उससे क्या याद रखोगे आप? कैसे याद रखना? कुमार गुप्त, ठीक है, कुमार गुप्त, के एस वी। एस से याद रखना स्कंद गुप्त, क्या याद रखोगे? स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त, के एस वी। वी से विष्णुगुप्त, आधा इंग्लिश में नाम लिख दिया, आधा हिंदी में, ताकि दोनों प्रॉब्लम ना हो, या प्रॉब्लम हो दोनों को, ठीक है। वी से विष्णुगुप्त। तो ये पहला शासक फाउंडर, और वो लास्ट रूलर है। फाउंडर मतलब संस्थापक, और ये क्या है? लास्ट रूलर, लास्ट रूलर, ठीक है, अंतिम शासक। इतना लिख लिए? खैर लिखा हुआ है, अगर नहीं भी लिखोगे तो चले जाएगा, लेकिन मेरा प्रयास है यहाँ पे आप याद रखिए, ठीक है। कोड क्या है? एस जी सी एस आर सी के एस वी। लेकिन ये कोड एकदम मीनिंगफुल कोड तो लग नहीं रहा है जो याद हो जाए, तो इसको ऐसे वर्ड से याद रख लेना कि एक संजय गुप्ता नाम का व्यक्ति था, संजय गुप्ता, जो क्या था? संजय सिंघानिया जैसे कंपनी सेक्रेटरी था, उसको लेकिन जॉब रास नहीं है, आरसी, तो क्या ज्वाइन कर लिया? केंद्रीय स्कूल विद्यालय ज्वाइन कर लिया। एस से श्रीगुप्त, जी से घटोत्कच, सी से चंद्रगुप्त प्रथम, एस से समुद्रगुप्त, आर से रामगुप्त, फिर सी से चंद्रगुप्त द्वितीय, के से कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त, ठीक है। इसको घर में जाके कल हनुमान चालीसा जैसे 3-4 बार पढ़ना और यहाँ आना, ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। इसको ऐसे याद करने से फायदा ये होता है कि इसके बारे में जो डिटेल्स है ना, फिर वो आसानी से याद हो जाएंगे। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कभी कभार जमाने भी देते हैं कि क्रमानुसार जमाइए, असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, कि जैसे जिस पीरियड में लोग रूल किए हैं, ठीक। तो जो श्रीगुप्त था वो संस्थापक था, चालू किया इसने राज्य, और शुरुआत में ये शासन करते थे मगध वाले क्षेत्र में। कहाँ पे? मगध वाले क्षेत्र में, मगध वाले क्षेत्र, ठीक है। फिर धीरे 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 इन्होंने अपना क्षेत्र फैलाना चालू किया, और जो उत्तर भारत जो विदेशी कब्जा था वो सबको उन लोगों ने क्या कर लिया? छुड़ा लिया। लेकिन वो एक झटके में नहीं हो गया, ठीक, वो एक झटके में नहीं हो गया। जैसे श्रीगुप्त आया, घट को तो चाहे इन लोग ज्यादा विस्तार नहीं किए। ये चंद्रगुप्त आया, समुद्रगुप्त आया। समुद्रगुप्त पहले एकदम सीधा साधा व्यक्ति था, ठीक, लेकिन बाद में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि ये हथियार उठाना पड़ गया, फिर ये सबको दौड़ा दौड़ा के मारा। तो ऊपर जो उत्तर भारत में 9 अलग अलग किंगडम को हराया, 9 किंगडम मतलब मायने रखता है, 9 युद्ध लड़े, 9 राजवंशों का सफाया किया, ठीक है, और दक्षिण के 12 राजवंशों को उखाड़ फेंका, ठीक है। तो ऊपर के 9, नीचे के 12, ठीक, तो 9 + 12 21 राजवंशों को इसने हरा दिया, ठीक है। 21 राजवंश, जैसे कुषाण देखे, गुप्त वंश देखे, मौर्य देखे, ऐसे 21 राजवंशों को इसने हरा दिया। लेकिन लड़ाई लड़ी 100 बैटल्स, और ऐसा बोला जाता है कि इसने 100 लड़ाइयाँ लड़ी और 100 में से एक भी नहीं जीता, ठीक है। 100-0 था, जैसे वो अंडरटेकर का रेसलमेनिया मैच चलता था नहीं, 30-0, वैसे इसका 100-0 था, ठीक। तो ये कौन बताता है? कि स्मिथ नाम का इतिहासकार है, ये अंग्रेजी वाला इतिहासकार है, तो इसने बता दिया। अब नहीं भी जीता होगा फिर भी बता दिया, तो हमको पढ़ना पड़ रहा है। तो इसको हीरोज ऑफ 100 बैटल बोला गया। क्या बोला गया? हीरोज ऑफ 100 बैटल। किसकी बात कर रहा? समुद्रगुप्त, ठीक है। तो इस क्षेत्र में फिर जो गुप्त वंश का विस्तार था वो पूरा यहाँ तक था। सर दक्षिण तरफ क्यों नहीं था? दक्षिण तरफ समुद्रगुप्त ने जीता जरूर, ये तो छत्तीसगढ़ भी आया था, ये जो समुद्रगुप्त दिख रहा है ना, ये छत्तीसगढ़ भी आया था। और बोला जाता है कि जो महासमुंद का नाम महासमुंद ये समुद्रगुप्त के कारण ही रखा गया, क्योंकि ये अपनी बहुत सारी सेना लेके आया था, तो बोले कि महान सेना, महान सेना किसकी? समुद्रगुप्त की। तो महान और समुद्र को मिक्स करके महासमुद्र कर दिए, ऐसा बताया जाता है, ठीक। लेकिन मैंने बोला ये शुरुआत में सीधा साधा व्यक्ति था, इसको कुचक दिए, इसकी ईगो हट कर दिए, ठीक है। तो ये बोला आतमाजी सटक ले, और नीचे दक्षिण गया। लेकिन दक्षिण को हरा के ना कब्जा नहीं किया, वो बस ये दिखाना चाहता था कि मैं पावरफुल हूँ, ठीक है, और तुम लोग मेरे से नीचे हो, लेकिन तुम लोग फालतू में मेरे को, समझ गए, ठीक है। हाँ, वही जो बोल रहा हूँ। तब ये जाता है, लेकिन ये ग्रहण मोक्ष नीति के साथ छोड़ देता है, मतलब पहले ग्रहण करो फिर छोड़ दो, मोक्ष प्रदान कर दो, ठीक है, ताकि वास्तविकता जाने कि भैया मैं भी पावरफुल हूँ, ठीक है, तुम ही बस नहीं हो। फिर रामगुप्त की कहानी तो देखा ही, तो अब लाइन से पॉइंट याद करते चलते हैं। ये मेरे ख्याल से शासक लाइन से याद हो गया, ठीक है। सबके बारे में नोट्स में लिखा हुआ, जो नहीं लिख रहा तो भी चल जाएगा, लेकिन मेरे को ऐसे लिख लिख के बताने की आदत है। श्री गुप्त, भैया जैसे उधर का अंतिम शासक हुआ ना, तो इन लोगों लगभग ये 240 ईस्वी के आसपास ये गद्दी पे बैठता है, ठीक है, 240 याद नहीं रखना है, लेकिन बता रहा हूँ आपके समझने के लिए।
ईयर समझ लीजिए किस टाइम का पीरियड है, तो 240 ईस्वी के आसपास की, 1800-1900 साल पहले की बात है। ठीक है, तो वहाँ पे श्रीगुप्त छोटे से राज्य में जो इसके अंतर्गत सेना रहती है ना, उसको बोलते हैं कि भैया अब से तुम्हारा मालिक मैं, अब से तुम्हारा स्वामी मैं, और ये मगध वाले छोटे से क्षेत्र में राज करना चालू कर देता है। कौन? श्रीगुप्त। ठीक है, लेकिन इसका नाम रहता है गुप्त, और वहीं से गुप्त साम्राज्य चलता है। लेकिन बाद में मैंने बोला इसने नाम जोड़ा श्री, तो श्रीगुप्त फिर ये नाम रखता है, और एक और उपाधि धारण करता है। तो इसके बारे में 2 ही पॉइंट याद रखना। क्या याद रखना? एक तो ये संस्थापक था, फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी, और दूसरा इसने एक और उपाधि धारण की। बोले ये श्री में मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या उपाधि धारण किया? तो महाराज। तो बोला कि अब से मेरे को क्या बताना? बोलना महाराज। ठीक है, तो जब भी कोई नाम लेगा इज्जत से महाराज श्रीगुप्त लेना सुना। ठीक, तो इसने एक टाइटल धारण किया। क्या था टाइटल उसका? महाराज। उपाधि मतलब टाइटल, तो इसने एक उपाधि धारण की महाराज। इसके बारे में बस इतना ही है। ठीक, श्रीगुप्त के बाद जो शासक आता है एस जी से क्या था? घटोत्कच। इसके बारे में इतिहास में ज्यादा नहीं मिलता, इन दोनों के बारे में इतिहास में कुछ खास मिलता नहीं है। ठीक है, और ये भी इसके संस्थापक जो श्रीगुप्त मिल रहे हैं ना, वो आगे चल के जो समुद्रगुप्त है उसने, उसका एक अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, उसमें जो थोड़ा बहुत जानकारी बता दिया, तब जाके इन लोगों के बारे में हमको जानकारी मिलती है और हम लोग पढ़ पा रहे हैं। घटोत्कच जो था उसके बारे में कुछ याद नहीं रखना, इसने भी एक टाइटल धारण किया महाराज। बोला तुम श्रीगुप्त को महाराज श्रीगुप्त बोलते हो, मेरे को सिर्फ घटोत्कच बोलते हो, तो मेरे को भी क्या बोलो? महाराज घटोत्कच। तो इसने उपाधि धारण की थी महाराज। इन लोग खुद धारण कर लेते थे, कोई दूसरा नहीं देता था, खुद धारण। ठीक है, कोई दूसरा सम्मान ना करे, खुद करो। ठीक है, कोई दूसरा तारीफ ना करे, खुद करो। ठीक, एस जी सी। फिर आया चंद्रगुप्त प्रथम, ये इंपॉर्टेंट रूलर है, C1 लिख दो, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, तो ये एक्चुअल में थोड़ा बहुत विस्तार करना चालू किया, और ऊपर के यूपी बिहार और जो क्षेत्र छूटा हुआ था उस पर ये विस्तार करना चालू किया। और इसको जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इसको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। ठीक है, क्या बुलाता है? वास्तविक संस्थापक। तो कभी संस्थापक पूछे तो आंसर आपको लेना है कौन सा? श्रीगुप्त। और अगर कभी वास्तविक संस्थापक पूछा जाए, रियल फाउंडर पूछा जाए, तो रियल फाउंडर आप लोगे कौन सा? चंद्रगुप्त प्रथम। अब ये फाउंडर और रियल फाउंडर में क्या डिफरेंस है? सपोज मेरे पिताजी ने कोई दुकान स्टार्ट की, कपड़े का व्यापार चालू किया। ठीक है, यहीं आसपास छोटे से क्षेत्र में चालू था, लेकिन मैं आया, अब मैं ऑनलाइन उसको अमेजोन से भी लिंक करवा दिया कि भैया किसी को ऑनलाइन खरीदना है तो वहाँ से भी बिक जाए। ठीक है, कुरियर भिजवा रहा हूँ, जिसको जो चाहिए घर तक पहुँच जाएगा, जो कपड़ा पहनना चाह रहा हूँ। ठीक, तो उसको मैंने विस्तार प्रदान किया। ठीक है, तो अगर नींव रखी किसने पूछा जाए तो मेरे पिताजी ने, लेकिन उसको एकदम फैलाया किसने? मैंने। तो मेरे पिताजी क्या हो जाएंगे? फाउंडर। मैं क्या हो जाऊंगा? रियल फाउंडर। बस वैसे ही श्रीगुप्त, इसके दादाजी जो थे फाउंडर, और जो पोता था वो क्या था? वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, अब ये जो गद्दी पे बैठता है, तो गद्दी पे बैठता है 319-20 ईस्वी में। ठीक, 319-20 ईस्वी में। तो ये इस टाइम में एक संवत चालू करता है जिसका नाम रहता है गुप्त संवत। ठीक है, गुप्त संवत कब? 319-20 ईस्वी में। क्या क्या बोला? ये वास्तविक संस्थापक, और 319-20 ईस्वी में ये गद्दी पे बैठता है। ठीक है, इसी टाइम में उसका राज्यरोहण होता है, 319 ईस्वी में राज्यरोहण होता है, कोरोनेशन। ठीक, और उसी टाइम क्या चलाता है? गुप्त संवत चलाता है। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद सी के बाद कौन आता है? एस, समुद्रगुप्त। अब शुरुआत में समुद्रगुप्त जो था एकदम सीधा साधा भोला भाला मेरे जैसे शांत स्वभाव का व्यक्ति था। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये राजा था तो राजा ही ना भैया, भले। तो ये बोल रहा था कि नहीं यार, मैं जब तक जरूरत ना पड़े तब तक हथियार नहीं उठाऊंगा। ठीक, लेकिन एक बार अपने पड़ोसी वाले राज्य में ये घूमने गया, तो उसको उतना इज्जत नहीं दी गया। जो पड़ोसी राजा नाम याद नहीं आ रहा, वो कहानी जो सुना था, जो भी था, ठीक है, उसको इतना इज्जत नहीं दिया। जैसे आप लोग भी कहीं जाओ और कोई पानी नहीं पूछे तो बोलते नहीं, पानी घलोक नहीं पूछीस। और पानी पिला देंगे, चाय नहीं पिलाएंगे, चाय घलोक नहीं पूछीस। ठीक है, फिर खाना भर नहीं पूछीस। तो हर इंसान क्या है? सम्मान का भूखा होता है। ठीक है, प्यार का, सम्मान का भूखा होता है। जितना पैसे का भूखा नहीं होता, उससे ज़्यादा सम्मान का भूखा होता है। ठीक है, तो इसको लगा साला मैं राजा हूँ और मैं यहाँ आया हूँ, मेरे को दरबार में इतना इज्जत नहीं मिला, तब से ये हथियार उठा लेता है, बोलता है कि सबको अपने कदमों में झुकाऊंगा। ठीक है, तो ये
सम्मान नहीं मिलने की वजह से बोलता है कि अब यह मैं भी सिकंदर जैसे काम करूंगा, ऊपर नीचे जो मिला जो पाए उसको मारूंगा। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के बारे में ना पूरा चीज आप एस एस से याद कर रखना है, एस से समुद्रगुप्त और एस से ही बहुत सारे पॉइंट है। जैसे एस से स्मिथ बोला जाता है, उसके बाद इसका जब मूड खखवाया है तो 100 लड़ाइयां लड़ी और 100 के 100 जीते इसने। तो एक इतिहासकार है स्मिथ, इसने इसको क्या बोला, हीरोज ऑफ 100 बैटल, इसको ऐसे लिखना, हीरोज ऑफ 100 बैटल्स। जैसे एक मूवी है बाजीराव मस्तानी, उसमें जब लास्ट में उसके पैर में तीर पड़ता है जिससे वो घायल होता है, आखिरी युद्ध लड़ता है, उसका बुखार चढ़ जाता है उसको, उसमें बाजीराव को उसका सेनापति आके बोलता है ना कि राव आप एक ऐसे योद्धा हो जो लगातार 40 लड़ाइयां जीती है। तो वो हीरोज ऑफ 40 बैटल्स था, ये हीरोज ऑफ 100 बैटल्स है, 100 बैटल लड़े और जीते। और इसी वजह से इसका नाम रखा गया क्या, इंडियन एशियन नेपोलियन। इसको क्या बोला था, इंडियन एशियन नेपोलियन। तो ये एस से स्मिथ याद रखना, ठीक है, एस से क्या, स्मिथ याद रखना। ठीक, अब दूसरा एस से याद रखना, ये सिंगर था, क्या था, सिंगर था, संगीतकार था। पूरा स्मिथ का सॉरी स्मिथ बोलता हूँ, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का पॉइंट एस से ही याद रह जाएगा लाइन से। एस से स्मिथ मैंने बताया, हीरोज ऑफ 100 बैटल और इंडियन नेशन नेपोलियन बोला जाता है। एस से याद रखना क्या, सिंगर था, संगीतकार। संगीतकार था कैसे मालूम, मैं देखा हूँ, आप देखे हो क्या इसको गाना बजाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, नहीं देखे, तो कैसे मालूम चलता, तो ये अनुमान लगाया जाता है, बहुत सारे पॉइंट अनुमान लगाया जाता है। तो इसके सिक्के पाए गए, उस टाइम के इसके सिक्के पाए गए। इसके सिक्के में इसका चित्र बना हुआ था, ऐसे ताज पहने हुए और वीणा पकड़ा हुआ था। ठीक है, ऐसे वीणा बजाते हुए इसका चित्र मिला, क्या बजाते हुए, वीणा बजाते हुए। तो ये वीणा बजाते हुए इसका चित्र मिला, इसलिए ऐसा बोला जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये क्या था, संगीतकार था। ठीक है, और इसकी दो उपाधि भी थी, क्या थी, कविराज और विक्रमांक, कविराज और विक्रमांक। इसके टाइटल क्या थे, दो, कविराज और विक्रमांक, है ना। तो संगीत था, सिंगर था, इसके सिक्के से वीणा बजाते हुए एक तस्वीर मिली है। क्लियर। अब जब ये मैंने बोला ना 9 और 12 लड़ाइयां लड़ी, 9 उत्तर साइड 12 दक्षिण, मतलब लड़ाई नहीं, राजवंशों को उखाड़ फेंका, तो जगह जगह समुद्रगुप्त का खौफ बैठ गया। ठीक है, सिर्फ इंडिया में नहीं, दूसरे देशों में भी खौफ बैठ गया कि भैया समुद्रगुप्त को प्रॉपर इज्जत देना है, पहले से मिठाई उठाई भिजवाया जाए उसके दरबार में भी है। ठीक, तो इतना खौफ बैठ गया कि जो श्रीलंका का राजा था, अभी इंडिया कहाँ और श्रीलंका कहाँ, ये देखो, ये समुद्र बीच में पड़ रहे हैं, है ना। तो बोला नहीं भैया ये समुद्रगुप्त समुद्र पार करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ का एक शासक था, श्रीलंका का शासक मेघवर्मन, क्या नाम था उसका, मेघवर्मन नाम था उसका। तो पूछा था श्रीलंका के शासक मेघवर्मन या मेघवर्मन किसका समकालीन था, किसका कंटेम्पररी था, पूछा जाए तो क्या बताना, समुद्रगुप्त है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट, श्रीलंका का रूलर, एस से ये भी आ गया, देखो एस से श्रीलंका, श्रीलंका का एक रूलर था, नाम था क्या उसका, मेघवर्मन, ये इसका समकालीन था समुद्रगुप्त का। ठीक है, अब मैंने बताया था कि मौर्य साम्राज्य में जब अशोक आया, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, उसके बाद उसके जितने भी रूलर्स हुए उसके बाद के सारे बौद्धिस्ट निकले, और इन्होंने दूध भेजे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में, ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो चुके। तो श्रीलंका में पूरे बुद्धिस्ट लोग पाए जाते हैं, ज़्यादातर एक बुद्धिस्ट एक तमिलियन है। ठीक है, बुद्धिस्ट और तमिल लोग ही मिलेंगे आपको। तो उस टाइम बुद्धिस्ट फला फूला। अब बुद्ध की जब कहानी मालूम चलेगी तो आपको यूपी बाहर वाला एरिया, यूपी बिहार वाला जो एरिया है, वहाँ बुद्ध की ज़्यादातर गतिविधियाँ हुई हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बोध गया, एक बोध गया नाम का जगह है, वो भी बुद्ध से संबंधित था, अभी फिलहाल उतना याद रखना। तो वहाँ पे उसने एक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी। ठीक है, पहले स्थान सभाग था, तो कोई भी आ रहा है, बना रहा है, चले जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब मालूम था कि भैया अब खगवा गया, तो फिर ये दक्षिण तक तो पहुँच ही गया है, समुद्र प्राप्त पार करके श्रीलंका भी आ जाएगा। तो इसने परमिशन मांगा, क्या चीज़ का परमिशन मांगा, बोध गया में बौद्ध विहार, बौद्ध विहार को बौद्ध विहार ही लिखना, क्या है, रहने का स्थान है, समझ लो। बोध गया में क्या है, बौद्ध विहार बनाया, बौद्ध विहार बनाने के लिए परमिशन मांगी कि भैया बना सकता हूँ क्या, हाँ ठीक है बना सकते हो, क्योंकि था तो हिंदू राजा वो, कोई हिंदू बोलता है, कोई बोलते हैं कि ये कुषाण वाले ही प्रजाति के लोग हैं, जो भी हो, बौद्धिस्ट स्वीकार नहीं किया था इसने। तो इसने पूछा कि भैया क्या मैं बोध गया में बौद्ध विहार बना सकता हूँ, उसने बोला हाँ, तो बना। ठीक है, ये सवाल भी पूछा जाता है। तो ऐसे सब याद रह जाएगा। स्मिथ याद रह गया, स्मिथ इतिहासकार था, उस टाइम का नहीं था, ये बात का इतिहासकार है जिसने इसके बारे में लिखा हुआ है। हीरोज ऑफ 100 बैटल बोला गया और इंडियन नेशन नेपोलियन बोला गया। सिंगर था, ऐसे सिंगर याद रखिएगा,
सिंगर, संगीतकार, कविराज और विक्रमांक की उपाधि धारण करता है। ठीक है, और इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र अंकन हुआ है। श्रीलंका का राजा मेघवर्मन इससे परमिशन मांगा, क्या परमिशन मांगा कि भैया बोध गया में मेरे को बौद्ध विहार निर्माण करने की अनुमति दीजिए। ठीक, ये किसके बारे में था? समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, इसने मैंने बोला है नॉर्थ इंडिया के 9 किंगडम्स पर इसने आक्रमण किया, जो भी छोटे मोटे इल्टे चिल्टे लोग थे सबको हराया। ठीक है, कितने? 9। और दक्षिण के 12 राजवंशों को इसने हराया। ठीक, और इसी क्रम में ये आता है कहाँ पे? छत्तीसगढ़। इसका एंट्री होता है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ये एंट्री मारता है छत्तीसगढ़ में। तो जो छत्तीसगढ़ है, ये देखो, इसको छत्तीसगढ़ मान के चलना। तो छत्तीसगढ़ ना उस टाइम 2 भाग में बटा हुआ था, अभी तो एक हो गया है। जैसे ये बस्तर वाला क्षेत्र अलग है, इधर फिर जंगल ही जंगल मिलेगा। अभी तो चलो आप जाओगे तो खूबसूरती दिखेगा, पहले रोड तो था नहीं 40x40 का। ठीक है, तो ये जो रोड बोलता है यार, ये जो एरिया है बस्तर वाला क्षेत्र, पूरा बस्तर संभाग की बात कर रहा हूँ, ये उस टाइम दंडकारण्य या फिर कांतार इस नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र था ना, वो दक्षिण कोसल होता था। मतलब ऊपर का मैदानी क्षेत्र तक, यहाँ से लेके यहाँ तक दक्षिण कोसल, और ये दंडकारण्य या फिर कांतार नाम से जाना जाता था। ठीक है, इतना क्लियर? तो ये बस्तर वाला क्षेत्र अलग था और यहाँ अलग क्षेत्र। जब समुद्रगुप्त भारत में जहाँ पे शासन कर रहा था ना, उसी टाइम छत्तीसगढ़ में, अभी एंशियंट हिस्ट्री में पढ़े भी होंगे, उसी टाइम छत्तीसगढ़ में मैंने क्या बोला, जो दक्षिण कोसल था उसमें एक राजा था, कौन से वंश का? वाकाटक वंश, वाकाटक डायनेस्टी, वाकाटक। उसमें तामेश्वर ने आपको ऐसे बताया होगा, MRP NPH ऐसा कुछ बताया होगा। ठीक है, वॉकी टॉकी खरीदने गए, MRP पूछे, नहीं पसंद आया, हेड बोले, ऐसा कुछ बताए होंगे। ठीक है, MRP NPH। तो M से महेंद्र वर्मन याद आ रहा है? तो जो महेंद्र वर्मन है, इस पर इसने आक्रमण किया। ठीक है, पहले चिट्ठी भिजवाया, क्या तुम मेरी सत्ता स्वीकार करते हो, क्या तुम मेरी अधीनता स्वीकार करते हो? उसने बोला नहीं, नहीं स्वीकार कर सकता। ठीक है, तो ये आया और इसको हरा के चले जाता है, हराता है, इधर आता है, हराता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो कहाँ पहुंचता है? दक्षिण छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे एक वंश चल रहा था, नल वंश, नल डायनेस्टी। ठीक है, तो नल डायनेस्टी में एक रूलर रहता है जिसका नाम रहता है व्याघ्रराज। व्याघ्रराज तो ये सोचता है कि भैया महेंद्र वर्मन को हरा दिया, ये भी लड़ने भिड़ने चल देता है। इसको लगता है कि समुद्रगुप्त जब आएगा दक्षिण साइड, दक्षिण छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ तो जंगल जंगल ही है, इधर ज्यादातर छापामारी युद्ध होता है। तो उसको लगा कि भैया उत्तर भारत में उतने जंगल नहीं होंगे जितने छत्तीसगढ़ में है, यहाँ एंट्री नहीं कर पाएगा आसानी से। तो व्याघ्रराज भी इसकी जो अधीनता वाली संधि है उसको स्वीकार नहीं करता, बोलता है कि ठीक है लड़ लो। ठीक है, लड़ाई होती है, लेकिन फिर नलवंश के जो राजा रहते व्याघ्रराज को मालूम चलता है कि नहीं भैया समुद्रगुप्त जैसा सोचे थे वैसा नहीं निकला, उससे ज़्यादा पावरफुल है। तो ये भी हार जाता है, सरेंडर कर देता है। ठीक है, हारने के बाद इन लोगों को बोलता है कि मेरा उद्देश्य इतना खून खराबा बहाने का सिर्फ यही था कि तुम लोग मेरा मान सम्मान करो। ठीक है, तो इसको भी छोड़ देता है और इसको भी छोड़ देता है। ठीक, महेंद्र सेन है शायद, महेंद्र सेन है। ठीक है, वो कभी कभार अपने आप को वर्मन भी बोल देता था। ठीक महेंद्र सेन, महेंद्र वर्मन, ठीक, एक ही नाम है। ठीक है, इतना क्लियर? तो ये था कहानी किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक, क्लियर? और भी जो बातें होंगी वो आगे चल के हम लोग देख लेंगे। CS तक हो गया। CS के बाद संजय गुप्ता CS कर रहा था, रासनिया R से रामगुप्त। अब ये कहानी मेरे को फिर से रिपीट करनी होगी क्योंकि ऑनलाइन कुछ बच्चे जो देखते हैं ना, जो ऑनलाइन बच्चे देखते हैं उन लोग कभी कभार डायरेक्ट गुप्त वंश से देखे, तो इसलिए रामगुप्त वाली कहानी फिर से बताना है। तो जब रामगुप्त इंडिया में शासन कर रहा था तब उसी टाइम शक राजवंश का भी शासन चल रहा था। ठीक है, शक राजवंशों का भी शासन चल रहा था। क्लियर? अब बहुत सारे देखो पॉइंट्स विवादास्पद मिलेंगे ना, इतिहास में जैसा जो बताया जाता है वही मिलते हैं, लेकिन जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखो तो कभी इसके बाद कोई और आ रहा है, इसके पहले कोई और आ रहा है, मिसमैच होता है ईयर डेट, लेकिन आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, जो फैक्चुअल चीज़ें वही याद करनी है। फिलहाल शक के बहुत सारे ब्रांचेज हुए, भारत में 5 अलग अलग ब्रांचेज हुए मैंने बताया था, और उस 5 ब्रांच में एक ब्रांच था उज्जैन, उसको छोड़ दो तक्षशिला वाले को। उज्जैन में उज्जैन का जो राजा था रुद्र
दमन, रुद्र दमन, क्या नाम था? रुद्र दमन, ठीक है। तो रुद्र दमन फर्स्ट आया, रुद्र दमन सेकंड आया, रुद्र दमन थर्ड आया, ठीक है। तो रुद्र दमन थर्ड की बात करते हैं, उसमें से एक शासक हुआ कौन? रुद्र दमन थर्ड। तो ये शकों के आक्रमण से दो लोगों ने काफी ज्यादा आक्रमण किया गुप्त साम्राज्य पे, शक और हुण। और आगे चल के जैसे मेंस राइटिंग में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भैया उसके पतन का कारण क्या था, गुप्त के पतन का कारण क्या था, समझाइए बताइए। तो उसमें एक मेजर जो कारण था वो विदेशी आक्रमण था, शक और हुण। इन लोग हरा तो नहीं पाए लेकिन कमजोर जरूर कर दिए, ठीक है। भैया कमजोर और ताकतवर के बीच लड़ाई लड़ेगा, लड़ाई होगा तो 10 मारेगा तो कम से कम एक तो मारेगा, ठीक है। कुछ पत्थर तो मार के भग गया तो कुछ ना कुछ तो नुकसान करेगा। तो बस वैसे ही इन लोग कभी जीत तो पाए नहीं, शक और जो हुण थे इसके ऊपर आक्रमण करते थे, कभी जीत नहीं पाए। लेकिन लड़ाई में सेना लगता है, पैसा देना पड़ता होगा, रिसोर्स जाता होगा, ठीक है, खून बहते होंगे, मरते होंगे लोग, इतने सारे पैसे लगते होंगे, तो भैया उसका आर्थिक बर्डन किस पे पड़ेगा? राज्य पे ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे ना लोग कमजोर होते चले गए। फिलहाल रुद्रदमन थर्ड, ये जो शक शासक थे, इसका आक्रमण किस पे होता था? गुप्त राज्य पर होता था। तो रामगुप्त मैंने बोला थक गया था, थक हार के बोला कि भैया तुमको क्या चाहिए वो बता दो, कितना क्षेत्र चाहिए वो बता दो, मैं भिजवा दूंगा, ठीक है। चलो 10 मिनट और लगे, बना दे आ रहा हूँ। ठीक, क्या बता रहा था? ये शक शासक है ना वो, और ये गुप्त शासक। तो बार बार आक्रमण से परेशान हो गया, इसने एक संधि प्रस्ताव भिजवाया कि जितना क्षेत्र तुमको चाहिए मेरे को लिख के दे दो, मैं साइन कर दूंगा उस पर, पास कर दूंगा प्रोजेक्ट। तो बोला कि भैया राज्य तो मैं ऐसे ही जीत लूंगा अपने दम पे, इधर का नहीं तो उधर का जीत लूंगा, लेकिन मेरे को चाहिए क्या? आपकी वाइफ। तो इसकी वाइफ का नाम रहता है ध्रुव स्वामिनी। उस टाइम की क्या थी ये? कैटरीना कैफ, ठीक है, ठीक, ध्रुव स्वामिनी। तो ये ध्रुव स्वामिनी की सुंदरता पे क्या हो जाता है? मोहित हो जाता है। कौन? रुद्रदमन तृतीय, ठीक है। तो ये भी बोलता है सरहदें तो बहुत फैला ली, अब बाहें फैलाई जाएं, ठीक है। तो ऐसा बोल के इसको डायलॉग मारता है, रामगुप्त तैयार भी हो जाता है, ये बोलता है कि ठीक है भाई ये वाइफ को मैं भेज रहा हूँ, ठीक। तो ये ध्रुव स्वामिनी ये बात किसको बताती है? रामगुप्त के छोटे भाई, किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है। ये बताती है कि तोर भैया ऐसे करा थे, चलता है कि नाराज हो जाता है, ठीक है। नाराज हो जाता है तो इसकी हत्या कर देता है, मार ही देता है। बोलता है कि बहुत दिन से तो इस मौके की तलाश कर रहा था, एक अवसर प्राप्त हुआ, ठीक है। अब बोलता है कि ठीक तुम टेंशन मत लो, और जिसने तुम्हारे ऊपर बुरी नज़र डाली उसका भी मैं बुरा भला करके आ रहा हूँ, ठीक। तो ये जो शादी का प्रस्ताव भेजा रहता है, ये क्या करता है? चिट्ठी भिजवाता है कि ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, है ना, और बोलता है कि मैं पहुँचूंगी आपके मंडप पे, सब चीज़ तैयार रखना। तो शादी और बाराती घराती सबको लेके चलता है, ठीक। और ध्रुव स्वामिनी का भेष धारण किए कौन बैठ रहता है? चंद्रगुप्त प्रथम। डोली में बैठ के जा रहा था कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सॉरी प्रथम बोलता हूँ, द्वितीय। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये ध्रुव स्वामिनी का वेशभूषा धारण किया हुआ था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। वेशभूषा धारण किया था लेकिन चेहरा नहीं दिखता, चेहरा दिखता समझ आता है ना, ठीक। तो शादी वादी सब हो जाता है, बताया मैंने। जैसे ही घूंघट उठाता है कि चलो ठीक कैटरीना कैफ के दर्शन होंगे, तो देखता है कि ये ध्रुव स्वामिनी तो मूछ वाली ध्रुव स्वामिनी, आ जाता है मूछ भी, ठीक है। लड़कियों के भी मूछ आते हैं, नहीं आते हैं, ठीक। तो वैसे ही इसका ज्यादा मूछ देखा, घना घना मूछ देखा, ये घबरा गया। तो उसी टाइम चंद्रगुप्त द्वितीय तलवार निकालता है और किसकी हत्या कर देता है? रुद्रदमन तृतीय का। तो क्वेश्चन पूछा था कि शकों का उन्मूलन किसने किया? उन्मूलन मतलब इरेडिकेशन, पूरा जड़ से उखाड़ फेंका किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इसी के बाद, इसी आक्रमण के बाद, इसी जीत के बाद ये उपाधि धारण करता है विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, ठीक है, क्लियर। अब चंद्रगुप्त द्वितीय को ये रियलाइज होता है कि भैया मैं अकेले शासन नहीं संभाल सकता, ठीक है, अकेले शासन नहीं संभाल सकता, मेरे पास अच्छी टीम होनी चाहिए जो मेरे को सजेस्ट करे, है ना, अलग अलग फील्ड के ज्ञाता होने चाहिए। तो ये अपने दरबार में 9 लोगों को ही अपॉइंट करता है, ठीक है, और उसका नाम रख देता है नवरत्न। क्या नाम रख देता है? नवरत्न, ठीक है। 9 लोगों को अपॉइंट करता है जिसका नाम क्या रख देता है? नवरत्न। पूरे 9 के 9 लोगों को याद नहीं रखना है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है, या लगभग जितने याद आ रहे हैं उसको बता देता हूँ, जो याद रखने होंगे उसको मैं बता दूंगा, क्लियर। तो नवरत्न रखता है,
9 अलग अलग क्षेत्र के रहते हैं इन लोग, ठीक है। जैसे एक रहता है, रहते तो बहुत सारे लोग हैं, कालिदास सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन? कालिदास। इसकी अलग अलग 7 रचनाएं हैं, उसको हमको पढ़ने पड़ेंगे। एक रहता है धन्वंतरी, धन्वंतरी, ठीक है। दूसरा रहता है वराह मिहिर, ठीक है। और एक रहता है घट करपर, क्या रहता है? घट करपर। एक रहता है आपका वर रुचि, एक मिलेगा आपको वराह मिहिर, वराह, वराह मिहिर हो गया। ओके, ये देखते रहता हूँ कि अटेंटिव हो कि नहीं हो आप लोग। धनवंतरी, वराहमिहिर, ये सब हो गए घटकर पर, ठीक है। एक रहता है बेताल भट्ट, कौन? बेताल, ठीक है, बेताल भट्ट। 3 2 5 1 6, फिलहाल इतने याद आ रहा है, 3 याद नहीं आ रहा है, तो जो याद नहीं आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वर रुचि, ये रुचि, और इसके लिए बाद में कोई वर आएगा तो वर रुचि, ठीक है। ये घट करपर, बेताल भट्ट, कालिदास, धनवंतरी। एक रहता है शंकु, क्या रहता है? शंकु। एक रहता है आपका अमर सिंह, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक और नाम नहीं आ रहा है। हाँ, एक्चुअली ना मैं इसको ऐसे याद किया था, BSDK करके याद किया था, तो ये बी वाला याद नहीं आ रहा है। एस से शंकु है, अब ये मत पूछना BSDK क्या होता है, जैसे किसी पे बहुत प्यार आता है मेरे को तो ऐसा कुछ शब्द निकलते हैं। एस से शंकु, डी से धनवंतरी, और के से कालिदास, ऐसे याद किया था। और बाकी को और मत पूछना कि कैसे याद किए थे, बस ये 8-9 लोग थे। तो कौन कौन क्या क्या करता था जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। जैसे धनवंतरी, ये जो था डॉक्टर था, ठीक है, चिकित्सक था समझ लो, ठीक। मुर्दा को जिंदा करने वाला कौन? धनवंतरी। नहीं, ये मुर्दा को जिंदा करने वाला नहीं था, ये जिंदा को जिंदा करता था समझ लो। जो मुर्दा जिंदा कर दे वो बेताल भट्ट था, मतलब ये तांत्रिक था, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। मुर्दे जिंदे नहीं हो सकते, ये तांत्रिक था, ठीक है। वो बोले जिस राजा से लड़ नहीं पाएंगे उसका पुतला बनाएंगे, सुई चुभाएंगे, ठीक है। जैसे फिर उसके साथ गतिविधि करना। अच्छा, ऐसा कुछ होता है मूवी वगैरह हम दिखाते हैं, ठीक है। इधर पुतला बनाए और सुई चुभाए, ठीक है, जिस जिस जगह चुभाना चाहे वहां चुभा दिए, ठीक। तो ये क्या था? तांत्रिक था, ठीक है, मंत्र पढ़ता था और सब काम हो जाता था। कौन? बेताल भट्ट। धनवंतरी क्या था? ये चिकित्सक था, ठीक है। ये जो अमर सिंह था, इसने एक ग्रंथ की रचना भी की, अमर कोश। तो ये जो अमर सिंह है, ये अमर सिंह क्या था? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट था समझ लो, मतलब इसको अकाउंट से रिलेटेड सारी जानकारी थी, उसमें महारत हासिल किया हुआ था। तो ये कोषागार था समझ लो, ठीक है। ट्रेजरी से रिलेटेड पूरे काम यही देखता था, सजेशन वही देखता था। कौन? अमर सिंह। ये जो वर रुचि है, ये व्याकरण का ज्ञाता था, व्याकरण का ज्ञाता था, ठीक है। कौन? घट पर कवि था। कालिदास भी एक कवि थे ही समझ लो। और कौन बच गया? वराहमिहिर। ये जो वराहमिहिर है ये खगोल वैज्ञानिक था, खगोल शास्त्री बोल लो, खगोल वैज्ञानिक। शंकु क्या था भाई? पाठ पुजारी था शायद तक, ठीक। तो देखो एक कहानी बताता हूँ, कालिदास अब आ गए तो फिर खत्म करेंगे। तो इतने लोग नवरत्न में शामिल थे, एक आध नाम भी जो छूट रहा है ना कल बता दूंगा। हाँ, षडपक, जो भी होगा, ठीक। तो जितने लोग हैं मौजूद उतने लोग के बारे में बताते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय अपने दरबार में कितने लोगों को रखता है? 9 लोगों को, जिसका नाम रखता है नवरत्न, ठीक है। स्क्रीन में आ रहा हूँ तब्बू में, स्क्रीन में दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा? थोड़ा देर, ठीक। ऐसे ही आगे चल के अकबर के दरबार में भी नवरत्न आपको देखने को मिलेंगे। शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान देखने को मिलेंगे, और कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज देखने को मिलेंगे। तो सब लोग अपने अपने दरबार में क्या जो एकदम कोर टीम रहते हैं उसको रखते हैं,
ठीक है। तो ऐसे भी ये भी अपने दरबार में 9 लोग रखा हुआ था, ठीक है, जिसमें कालिदास की एक कहानी बहुत अच्छी लगती है मेरे को, और ये हर बैच में सुनाता ही हूँ। बाकी पुराने लोग तो सुन सुन के पक गए होंगे, हेमा बोल रही है मैं इसको 6-7 बार सुन लूँगी और मत सुनाओ। तो जो नए हैं वो सुनाते हैं। किस लिए सुना रहा हूँ, इसका संदेश आपको जरूर जाएगा और सीखना चाहिए कालिदास से। तो जो कालिदास था बचपन में अखंड, समझ गए, चैंपियन था, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मतलब मूर्ख था, अखंड मूर्ख था, ठीक है। कौन? कालिदास, ठीक है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं। उसी के समकालीन में एक बहुत अच्छी सुंदर विदुषी थी, विद्योत्तमा, ठीक है, क्या नाम था? विद्योत्तमा, ठीक है, बहुत अच्छा विद्या था तो विद्योत्तमा नाम रख दिया इसके माँ बाप लोग, ठीक है। तो विद्योत्तमा इसको जाना जाता था। तो उस टाइम की कैटरीना कैफ कौन? विद्योत्तमा। किस टाइम की? कालिदास के टाइम की कैटरीना कैफ विद्योत्तमा। तो विद्योत्तमा जो थी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, और इसने शादी के लिए एक शर्त रखा था कि भैया जो मेरे को शास्त्र में परास्त कर देगा मैं उससे शादी कर लूंगी, मतलब मेरे से ज़्यादा ज्ञानी होना चाहिए, ठीक है, तो उससे मैं शादी करूंगी। तो सब लोग लार टपकाते टपकाते लालच भरी निगाहों से मालूम चलता था विद्योत्तमा शादी करने मिल जाएगा, ठीक है, क्या करना है, एक ही कंडीशन है, बस हराना है, ठीक है। फिर वो खसमाड़ू दिखे कुछ दिखे और कोई दूसरा कंडीशन नहीं था, एकमात्र शर्त शास्त्र में हराना, ठीक। तो हर कोई जाता था, हरा नहीं पाता था, और बोले 3-4 के ग्रुप के साथ आ सकते हैं कि हाँ आ जाना, 3-4 लोग से शादी कर लेंगे। तो एक बार 3 विद्वान का ग्रुप गया और उन लोग गए, तो उन लोग हार के आ गए। तो जब जा रहे थे ना, तो ये जो विद्योत्तमा थी अब उसको घमंड आ गया धीरे धीरे कि कोई मेरे को नहीं हरा पा रहा है तो उसको बुरा भला बोल के भेज दी वापस कि भैया पहले कुछ ज्ञान हासिल करके आ जाओ, उसके बाद मेरे साथ शादी के सपने देखना। तो ये बात उन लोग को चुप जाती कि भैया इतने भी बेवकूफ़ तो नहीं है ना। तो इन लोग बदला लेने की सोचते हैं, कैसे बदला लिया जाए, इसको अपने रूप का घमंड है और ये चाहती है कि अच्छे ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति के साथ शादी हो। तो अगर इसकी शादी एकदम बेवकूफ़ व्यक्ति अखंडानंद त्रिपाठी से हो जाए तो हमारा बदला पूरा हो जाएगा और इसका घमंड टूट जाएगा। तो इन लोग तलाश में रहते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति की जो एकदम मूर्ख हो, ठीक है। तो जब इन लोग जाते रहते हैं जंगल में, एक व्यक्ति दिखता है जो लकड़ी काट रहा होता है। तो एक टहनी पे बैठ रहा होता है और वो लकड़ी काटते रहता है कुल्हाड़ी से। तो वो जो 3 व्यक्ति रहते हैं उसको बोलते हैं कि भैया तुम जिस टहनी पे बैठे हो उसी टहनी को काट रहे हो। तो कालिदास इस बात से चिढ़ जाता है, वो व्यक्ति जो रहता है वो कालिदास रहता है, कालिदास इस बात से चिढ़ जाता है कि बोलता है कि मेरे को काम करने नहीं दे रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ तो इन लोगों को जलन हो रही है, ठीक है। तो बोलते हैं कि अगर मैं उतरा तो भैया इसी कुल्हाड़ी से तुम तीनों काट दूंगा। तो लगता है कि ये पागल टाइप का व्यक्ति है, छोड़ो इसको, आगे चलो। लेकिन थोड़ी बार काटते 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 सही में गिरे गए, जिस टहनी में बैठा उसमें काट रहा था। तो जैसे ही गिरता है तो उसको लगता है कि भैया ये जो 3 व्यक्ति थे वो तो त्रिकालदर्शी थे, ठीक है, भविष्य देख सकते हैं, दूर की बात जान सकते हैं। तो फिर वैसी कुल्हाड़ी पकड़ पकड़ के उसको दौड़ाते हैं। तो फिर उन तीनों देखते हुए उसको लगता है कि मारने आ रहा है, ठीक है। उन तीनों भागे, उसके पीछे कौन भागे? कालिदास कुल्हाड़ी लेकिन जैसे ही पकड़ाता है फिर उन लोग का पैर पकड़ लेता है, बोलते हैं कि भैया आप लोग तो भविष्य देख सकते हो, मैं सही में गिर गया। इनको समझ आता है कि भैया इससे ज़्यादा चैंपियन और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। तो बोलते कि शादी हो गई? बोले नहीं, उसी की तलाश में तो हूँ मैं रोजी रोटी तो उसी ले जाता है, ठीक। बोला चलो ठीक है, तो तुम्हारी शादी कराई जाएगी। बोला ठीक है कर लेंगे, लेकिन बोला एक शर्त है कि मुंह मत खोलना तुम्हारा। बोला ठीक है नहीं खोलेंगे, बस शादी तो हो जाएगा ना? बोला हाँ शादी सब हो जाएगा, बस मुंह तुमको नहीं खोलना है। तो फिर उसको ले जाते हैं किसके पास? विद्योत्तमा के पास, ठीक है। क्या हुआ? आप लोग भी ऐसा कुछ शर्त रखे हो? नहीं नहीं नहीं, ध्रुव स्वामी नहीं भैया, विद्योत्तमा। वो ध्रुव स्वामी अलग कैटरीना कैफ थी, ये अलग कैटरीना कैफ थी, ठीक है। तो अब जाते विद्योत्तमा के पास, विद्योत्तमा बढ़िया ऐसे आयोजन होता है तो लेके आते हैं कालिदास को। अब कालिदास उस टाइम खसमाड़ू दिखे, बोले ये किसको लेके आए? बोले नहीं ऐसे चेहरे पे मत जाओ, ये बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं और कुछ बोलते ही नहीं है, बिना बोले सब ज्ञान दे देते हैं। बोला ठीक है मैं भी देखूं। तो बोले ये बस भैया इशारा करेंगे और हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो उसको कालिदास को समझा के लाया रहता है कि भैया तुम बैठना और कुछ भी ऐसे आड़ा तिरछा इशारा कर देना। बोला ठीक है भैया। तो सबसे पहले विद्योत्तमा बोलती कि मैं भी फिर तुम्हारे साथ वैसे ही गेम खेलूंगी बिना बोले। बोला ठीक है खेल लो गेम। तो उसको दिखाती कि ऐसा एक उंगली दिखाती है, और उसके एक उंगली दिखाने का तात्पर्य रहता है कि इस जगत में एक ही सच्चाई है, ब्रह्म, ठीक है। ब्रह्म मतलब जो क्रिएटर है, ऐसा कुछ बोलना चाह रही है। तो कालिदास को लगता है कि वो ऐसा एक उंगली दिखा रही है, बोल रही कि मैं तेरा एक आंख फोड़ दूंगी। तो बोले तू एक उंगली करेगी, मैं 2 उंगली दिखा दूंगा, ठीक है। तो 2 उंगली दिखा देता है, मतलब तू एक आंख फोड़ेगी, मैं 2 आंख फोड़ दूंगा। तो उसको उन लोग एक्सप्लेन कर देते हैं, नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो, आप ब्रह्म के तत्व के अलावा भैया जीव तत्व भी तो है, मतलब क्रिएटर है तो उसका क्रिएशन भी तो है, भगवान है तो इंसान भी तो है,
ऐसा कुछ उन लोग एक्सप्लेन करते हैं, खुश हो जाती है, अरे हाँ यार पहली बार मेरे को कोई काउंटर अटैक किया, मतलब ठीक है। दूसरी बार वो दिखाती है ऐसा 5, तो उसको लगता है कि वो झापड़ मारने की बात कर रही है, तो ऐसा वो भी दिखाता है कि तू ऐसा मारेगी तो मैं ऐसा करके मुक्का मारूंगा। तो दिखाती है कि ये 5 इंद्रियां हैं जो शरीर कंट्रोल करता है, तो बोलते हैं कि नहीं शरीर को 5 इंद्रियां कंट्रोल कर रही है, लेकिन ये 5 इंद्रियों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि 5 इंद्रियों को, उसके ऊपर भी और कोई चीज़ है, आत्मा है, ऐसा कुछ एक्सप्लेन कर देते ना। ऐसी बहुत देर तक चलता है और लास्ट में विद्युतमा एकदम खुश हो जाती है, बोले कि ठीक है तुम ही हो मेरे सपनों के राजकुमार, तुम ही हो मेरे सलमान खान, ठीक है। अब शादी हो जाता है, शादी हो जाता है, रात का वक्त रहता है, ठीक है। जो कालिदास पहले चले जाता है, ठीक है, रूम में पहले एंट्री मारता है, एकदम इंतजार में है कि कब विद्युतमा आएगी, ठीक। तो विद्युतमा एंट्री मारती है, उसी टाइम देखती है कि ये कालिदास जो है खिड़की में देख रहा है, और जो गधे हैं उन लोगों को घोड़ा घोड़ा चिल्ला रहे, वाह इतना सुंदर घोड़ा, इतना सुंदर घोड़ा। बोला भैया ये घोड़ा नहीं है, ये तो नहीं समझे, ठीक है, ये तो गधा है, ठीक है, जो समझ गया ठीक। तो लगता है कि भैया ये तो इतना मूर्ख व्यक्ति है, तो उसको क्या करती है, बेइज्जत करके भगा देती है कि यहाँ से निकलो, जब तुम ज्ञानी बन जाओगे ना तब मेरे सपने देखना, ठीक है, पहले ज्ञान हासिल करके आ जाओ, उसके बाद तुम मेरे को पाने के सपने देखना। तो जो कालिदास है उसका ईगो हट हो जाता है, ठीक है। और इंसान या पुरुष किसी और लक्ष्य को पाने के लिए कुछ करे ना करे, अपना 100% दे ना दे, प्रयास करे ना करे, लड़की को पाने के लिए जरूर है। तो वो गाना गाया ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, जो सबसे पहले भाव आया किसके मन में आया, कालिदास के मन में आया, ठीक है। तो वो बाहर निकल जाता है, बोलता है कि ठीक है भैया, ज्ञान का दूसरा रूप था संस्कृत, मतलब संस्कृत में भी कई लोग विद्वान होते संस्कृत। वो बोला कि मैं सबसे पहले संस्कृत सीखूंगा और अच्छे अच्छे इसी में ग्रंथ लिखूंगा, तो संस्कृत सीखने जाता है, ठीक है। तो जिस टीचर के पास जाता था थोड़े दिन बाद वो टीचर, तो जो टीचर इसका बेस क्लियर करना चाहता था उसी का बेस हिल डुल जाता था, ठीक है। तो जो टीचर के पास जाए उसको भगा देता था कि भैया तू और मेरे से पैसा रख और यहाँ से कृपा करके जा। फिर कालिदास बोलता है कि छोड़ भैया, मैं और दूसरे कैटरीना कैफ ना सही ऐश्वर्या राय शादी कर लूंगा, ठीक है। तो जो कालिदास रहता है थक हार के बैठ जाता है, बोलता है कि नहीं सीखना भैया, नहीं चाहिए मेरे को विद्युतमा। फिर एक दिन इसको प्यास लगता है, तो ये जाता है कुएं के पास, तो एक महिला पानी निकाल रही होती है, ठीक है, ऐसे बाल्टी डालती है और पानी निकाल रही थी। ऐसी रैंडमली पूछ देता है कि भैया ये निशान बना ये किससे बनाओ, रस्सी से बन नहीं जाता, बहुत बार वहीं पे घसीटो उसको। तो बोलते कि ये रस्सी से ये निशान बना हुआ है। तो कालिदास बोलता है कि मैं मूर्ख हूँ माना, लेकिन इतना भी नहीं कि भैया रस्सी से तुम पत्थर पे निशान बना दो, ठीक है। तो वो लेडीज बोलती है कि भैया बार बार किसी चीज़ पे प्रयास किया जाए, किसी चीज़ के ऊपर प्रयास किया जाए, किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बार बार प्रयास किया जाए तो हर चीज़ संभव है। तो ये बात उसको क्लिक कर जाता है कि भैया ये रस्सी से निशान बना तो एक दिन में तो नहीं बना, ठीक है, कई साल लग गए होंगे। तो ठीक, इसको भी समझ आता है कि मेरे को एक बार में समझ नहीं आया कोई चीज़ तो मैं हार मान जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं, अब हार नहीं मानूंगा, पेशेंस रखूंगा, धैर्य रखूंगा, ठीक है। तो ये कहानी इतना लंबा चौड़ा इसलिए सुना है कि आप लोग भी हार मान जाते हो, एक बार मैथ्स बनाए और नहीं समझ आया बोल देते हो, ठीक है, पढ़े ही नहीं और नहीं समझ आया बोल देते हो, आपका ध्यान इधर रहते ही नहीं और नहीं समझ आया बोल देते हो। तो ऐसा नहीं है, बार बार किसी चीज़ को करने से क्या हो जाता है, ठीक। तो कालिदास आगे चल के फिर बहुत बड़ा विद्वान बनता है और वापस जाता है किसके पास, विद्युतमा के पास। अब वो संस्कृत का श्लोक मेरे को याद नहीं है, वो खटखटाता है और पूछती कौन, तो संस्कृत का लंबा चौड़ा श्लोक बोलते हैं, तो बोलते कि इतना विशुद्ध संस्कृत, इतना अच्छा एक्सेंट, ये जरूर किसी न किसी विद्वान का होगा, ठीक है। तो फिर बताता है कि मैं वही कालू हूँ, ठीक है, तुम्हारा कालू, जिसको लोग कालिदास के नाम से जानते हैं। तो फिर उसके बाद शादी तो हो गया रहता है, शादी नहीं होता, उसके बाद जो होना रहता है सब हो जाता है, ठीक है। तो कालिदास और विद्युतमा की हंसी खुशी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये कई रचना रचता है, 7 रचना है, ठीक है, कुमार संभवम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ऐसे बहुत सारे, ऋतु संहारम, ऐसी बहुत सारी किताबें लिखता है, रचनाएं करता है, ठीक है। तो कालिदास भी क्या था समझ लो, कवि था, ठीक, क्लियर, इतना याद रहेगा। और धन्वंतरी के बारे में तो डॉक्टर था, बस उतना याद रखना। तांत्रिक कौन था, बेताल भट्ट, इसके बारे में बता दिया। विक्रम बेताल की जो कहानी रहती है ना, ठीक है, तो वही विक्रम बेताल है, मतलब विक्रम आदित्य जो बोलते हैं, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य रहता है। अब ये वो वाला बेताल रहता है कि नहीं पता नहीं। वराहमिहिर ये खगोल शास्त्री रहता है, ये व्याकरण का ज्ञात हो तो इनके बारे में छोड़ देना। जो वराहमिहिर रहता है, क्या बोला, खगोल शास्त्री, खगोल मतलब ऊपर ब्रह्मांड वाला, वही बोलेंगे, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, जो भी बोले, ठीक है। अच्छा ये जो शंकु था ना, ये ना ज्योतिष था, पंडित था, ज्योतिष, हाथ देख के जो भविष्य बता दिया साला था। कौन शंकु, ये खगोल शास्त्र था, खगोल विज्ञान था, वैज्ञानिक था। जो
1500, 1600, 1700 ईस्वी में यहाँ के जो साइंटिस्ट या जो बाहर के जो साइंटिस्ट थे, फॉरेन साइंटिस्ट, जो बताते थे ना, आज से 2000 साल पहले इंडियन लोग भारत में रह रह के गणना कर देते थे, बता देते थे। ठीक है, जैसे पहले तो यही विवाद था कि भैया धरती फ्लैट है कि गोल है, यही समझ नहीं आता था लोगों को कि धरती फ्लैट है कि गोल है। ठीक, क्यों? जैसे चले तो आपको तो सीधा ही दिखेगा ना, सरफेस। तो आधे से ज़्यादा लोग यही मानते थे कि धरती जो है फ्लैट है और इसकी कोई सीमा नहीं होगी। लेकिन भारतीय लोग आज से 2000 साल पहले ही बता देते कि भैया क्या, धरती गोल है। ठीक है, कैसे मालूम? तो भारत 3 तरह से समुद्र तरफ से घिरा हुआ है। तो समुद्र जब ये देखते थे ना, कोई दूर से नाव आता था, ठीक है, तो पहले का विजन अच्छा रहता था होगा। तो भैया अगर धरती फ्लैट रहती, सब चीज़ फ्लैट रहती, तो ये जैसे नाव का ये पार्ट है ना, तो पूरा का पूरा पार्ट दिखता, भले छोटे रूप में दिखता। लेकिन ये चूंकि ऐसे वाला सरफेस रहा होगा, तो पहले नाव का ऊपर वाला हिस्सा दिखता है, फिर थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, ऐसे ऊपर आता आता तो नीचे का सरफेस दिखता है। इससे अंदाजा लगाए थे कि भैया ये कहीं ना कहीं गोल होगा। ठीक है, चांद को देख के, सूरज को देख के, उसकी परिक्रमा को देख के, चांद कभी आधा रोशनी देता है, कभी पूरा देता है, वहां से इन लोगों को लगा कि नहीं भैया ये भी एक गोल जैसा सरफेस होगा। और पहले ये मानना था कि आपको भी अगर नहीं बताया जाता ना, अगर आप अपना अनुमान लगाते तो देखते कि भैया इधर से सूरज निकल रहा है, उधर डूब रहा है, तो सूरज परिक्रमा करता होगा किसका? धरती का। लेकिन इन लोग पहले बता दिए थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, धरती परिक्रमा करता है किसका? सूर्य का। तो ये बताते हैं कि सूर्य स्थिर है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है कौन? धरती। और धरती का चक्कर लगाता है कौन? चांद। ठीक है, और चांद और धरती दोनों चक्कर लगाते हैं किसका? सूर्य का। मतलब साइमल्टेनियसली सब चलते हैं। नहीं तो भैया चांद तो फिर दिखते नहीं है, इधर चल देता है, इधर चल देता है, कैसे चलेगा? ठीक है, और वहीं पे ये भी बता दिया गया था कि हो सकता है सूर्य भी चक्कर लगाए। तो अब ऐसा कंसेप्ट है ना, आज चल के साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि सूर्य भी चक्कर लगा रहा है मिल्की वे गैलेक्सी का। ठीक है, तो ये सब कंसेप्ट पहले ही दे चुके थे। 5 प्लैनेट की खोज बाद में जैसे गैलीलियो ने की, जैसे सूर्य का चक्कर लगाता है, कॉपरनिकस ने बोला था, और उसको टंगा दिए थे सच बोला करके, क्योंकि बाइबल में ऐसा बताया जाता है कि कहीं पे लिखा था कि धरती फ्लैट है और सूरज चक्कर लगाया जाता है। बट वो धर्म के खिलाफ हो गया और कॉपरनिकस को मार दिए। क्या बोल के कि भैया तुम उटपटांग चीज़ें बोल रहे हो। गैलीलियो आता है, उस टाइम में युद्ध छिड़े रहता है, तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट का आविष्कार होता है जो दूर तक देखा जाता है। ये बात मालूम चली किसको? गैलीलियो को। और उस टाइम ये जो दूरबीन वाला आविष्कार था ना, वो किस बेसिस पे हुआ था, किस लिए हुआ था? कि दूर से आते हुए सैनिकों पर नजर रखा जा सके, यहाँ से देखे जूम हो जाए। और बाहुबली में एक सीन आता है, याद आता है मेरे को। ठीक है, उसके बहुत सारे मीम भी वायरल हुए। ठीक है, वो जो ऐसे वाला व्यक्ति नहीं रहता, ऐसे देखता है, कुछ डर जाता है वो ऐसा सीन देख के, उसका सीन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे बदमाश मीमर्स लोग रहते हैं। तो ठीक है, वो जो देखे होंगे उनको याद आ गया होगा, समझ आ गया। तो वैसा कुछ ना गैलीलियो भी क्या करता है? आविष्कार करता है। गैलीलियो से पहले एक और व्यक्ति करता है, लेकिन उन लोग क्या करते थे? दिन में देखते थे, रात में तो ऐसी अंधेरा को समझ नहीं आए, दिन में देखते थे दूर से, हाँ भाई कोई व्यक्ति आ रहा है। तो उन लोग जो था मिलिट्री पर्पज़ के लिए किए। तो गैलीलियो को मालूम चला, तो बस वो सुना और वो भी वैसे ही मिलता जुलता क्या बना लिया? एक टेलीस्कोप बना लिया। ठीक है, लेकिन वो दिन में तो देखता रहता था कोई दूर से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रात में उसके सामने वाली खिड़की पे एक चांद सा मुखड़ा रहता था। तो वो चांद को मुखड़ा देखने रात में निकल के भी ये देखते रहता उसके खिड़की। ठीक, देखते देखते नहीं दिखी होगी, वो धीरे से ऐसा शिफ्ट किया, ऊपर लेक चल दिया। तो सबसे पहले चांद को देखा, भैया इधर का चांद ना सही, उधर का चांद, ये चांद नहीं दिख रहा है, उस चांद को देख लेते हैं। तो जो चांद एकदम चांद से तुलना की जाती थी ना, किसी की सुंदरता, किसी की खूबसूरती को ऐसे बताते ना कि नहीं तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है, कि एकदम फ्लैट मस्त चिकना। लेकिन देखिए कि भैया चांद तो खुरदुरा है। तो सबसे पहले क्रेटर की खोज किसने की? गैलीलियो ने की। ठीक है, उसके बाद जंप किया जुपिटर पे। आपको मालूम होगा कि धरती से 5 ग्रह नग्न आंखों से देखी जा सकती है, लेकिन वैसे नहीं दिखेगा एकदम जुपिटर सैटर्न रिंग के साथ, वो वैसे चमकता हुआ सितारा जैसे दिखता है। ठीक है, तो अलग अलग ग्रह 5 आप देख सकते हो। तो वो सब गैलीलियो खींचे, लेकिन इन लोग पहले से ही बता दिए थे। कैसे बताए? जैसे जो स्टार्स होते हैं, जो सितारे होते हैं, जैसे एक पतंग जैसा सितारा रहता है, ऐसा कुछ कॉन्स्टलेशन। ठीक है, तो ये मूव करेंगे ना, तो इसके साथ साथ बाकी सब सितारे भी मूव करते हैं। मतलब जो एक कॉन्स्टलेशन होता है, एक तारा जो समूह रहता है, वैसे ही मूव करते हैं। लेकिन भारतीय लोगों ने देखा कि भैया ये 5 अलग अलग गोले अलग अलग समय में दिखाई देते हैं, इन लोगों का कोई माँ बाप नहीं, इन लोग कभी भी इधर उधर घूम जाते हैं। मतलब ये ऑब्जेक्ट कोई अलग ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कोई अलग ऑब्जेक्ट है, और हो सकता है जैसे धरती घूम घाम रहा है और दूर से चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं, तो ये बता देते कि ये भी जो 5 है वो 5 अलग अलग ग्रह होंगे। ठीक है, तो ये सब मास्टरमाइंड थे कौन? वराहमिर, है ना, वराहमिर हो गए, आर्यभट्ट हो गए, ये सब पुराने लोग थे जो ये सारी जानकारी दे देते थे। जितना कहानी था उतना मैं बता दिया। एक बार हम लोग नोट्स पे चलते हैं, ये नोट्स बना हुआ है, इसको देख के लगेगा कि फालतू में लिखा मैं। गुप्त साम्राज्य, SGCSRC
KSC KSV ये बता दिया, ये सारे लाइन से शासक है, इसको कल याद करके आना, ठीक है। श्रीगुप्त के बारे में क्या जाने कि ये संस्थापक और महाराज की उपाधि धारण किया। घटोत्कच की भी उपाधि थी महाराज की। अच्छा, श्रीगुप्त और घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त आता है, तो 3 बातें उसमें याद रखनी थी ना। तो पहला आप ये याद रखना कि वो रियल फाउंडर था, वास्तविक संस्थापक था। दूसरा 319 ईस्वी या 20 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, उसी टाइम ये गुप्त समाज चलाता है। तीसरा एक और चीज याद रखना, ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। ये बोले कि भैया इन लोगों के से पहले महाराज उपाधि धारण करते थे, मेरे को और थोड़ा सम्मान दो, मेरे को क्या बोलो, महाराजा धीराज बोलो। तो ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया हुआ था। समुद्रगुप्त, इसके बारे में मैंने बताया था कि सारे पॉइंट एस 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 से रिलेट करके याद कर लेना। एस से स्मिथ, एस से समुद्रगुप्त, एशियन इंडियन नेपोलियन बोला, हीरोज ऑफ 100 बैटल्स बोला जाता है किसको, समुद्रगुप्त को। एस से श्रीलंका याद रखना, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने परमिशन मांगा, किस लिए, बोध गया में बौद्ध विहार बनाने के लिए। एस से सिंगर था, संगीतकार था, और कैसे मालूम चलता, सिंका में वीणा बजाते हुए चित्र अंकित है, ठीक है। ये वाला, ये ठीक, कोई सब्जी उब्जी बड़ा सब्जी पकड़ के बैठा है ऐसा लग रहा है, बट ठीक। इसमें क्या करना चाह रहा है पता नहीं, ये सिक्के ध्यान मत दो। ये वाला सिक्का देखो, ये वीणा बजाते हुए सिक्का है, तो संगीतकार है, इससे मालूम चलता है, ठीक है। फिर विक्रमांक और कविराज की 2 उपाधि भी धारण करता है, टाइटल। विक्रमांक को विक्रमांक, कविराज को अंग्रेजी में कविराज ही बोलेंगे, ठीक है। फिर रामगुप्त, इसकी पत्नी ध्रुव स्वामी, और कहानी नहीं लिखना, वो सब कहानी नहीं पूछता कौन किसके साथ शादी कर लिए। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको शकों का अनुमूलन कर्ता के रूप में देखा जाता है, ये बता दिया था। इसकी उपाधि थी परम भागवत, ठीक है। नवरत्न में 3 जो इंपॉर्टेंट है, कालिदास, धनवंतरी और वारामिर, बाकी और भी नाम मैं बता दिया था। इसके समकालिक और भी साइंटिस्ट लोग थे, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। इसके नवरत्न में शामिल नहीं थे, लेकिन उसके समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। आइंस्टाइन, सॉरी आर्यभट्ट नहीं, भारत का आइंस्टाइन, ये वाला पॉइंट को ना हटा देना, ये आइंस्टाइन नागार्जुन को बोला जाता है। इसने चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण का पता लगाया, और एग्जैक्टली ये बताया कि 365 पॉइंट समथिंग डेज में धरती सूर्य की परिक्रमा करता है। वो कैसे जाना, उसी को मालूम है। और चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का पता लगाया कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब होता है, ठीक है। जैसे धरती और सूरज के बीच में चांद आ जाए, सूर्य ग्रहण, और सूरज और चांद के बीच में धरती आ जाए, चंद्र ग्रहण, ऐसा कुछ है कंसेप्ट, ठीक है। ये तो बता दिया, और ये भी बता दिया, इनके कैलकुलेशन इतने स्ट्रांग होते थे कि आगे चल के चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब होगा, कौन, आर्यभट्ट। ब्रह्मगुप्त, इसको भारत का न्यूटन बोला जाता है, ठीक है। तो भारत का न्यूटन कौन था, तो बचपन में साइंस में पढ़ी होगी, फिजिक्स वाले में, कि आराम से लेटा हुआ था, ठीक है, बढ़िया ऐसे सोया हुआ था, सेब 2-3 जगह गिर गया, ठीक है, तो इसका दिमाग की घंटी बज गया, ठीक है, और कहीं नहीं, दिमाग की घंटी बजा, ठीक है। तो इसको लगा कि भैया हर चीज टूटने के बाद इधर ही नीचे क्यों गिरी, मेरा ही घंटी क्यों बजा, ऊपर जो पेड़ पे बैठा है जो हिला रहा है उसको, वो उसकी भी घंटी बज सकती थी। इसको समझ आया कि भैया ये धरती जो है हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। मतलब कोई ना कोई ऐसा बल होगा जो इसको खींच रहा है, उसी बल का नाम उसने क्या दिया, गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन वो भी वही 1600-1700 जब भी के पास करा होगा, ठीक। तो न्यूटन से कंपेयर क्या आता है, क्यों, ब्रह्मगुप्त ने भी पहले बता दिया था कि भैया सब चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, बड़ी चीजें छोटी चीजों को आकर्षित करेंगी, छोटी चीजें अपने से छोटी चीजों को आकर्षित करती हैं, ठीक है। और जो शायद परिक्रमा करते होंगे उसी वजह से करते होंगे, जैसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट था, छोड़ो साइंस में छोड़ दो। इसने क्या बोला कि हर चीजें अपने आप, अपने से जो कमजोर चीजें हैं उसको क्या करती हैं, आकर्षित करती है, ठीक है। तो ब्रह्मगुप्त ने ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की थी, इसलिए इसको क्या बोला था, भारत का न्यूटन बोला जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही एक चीनी यात्री था फायान, ये भारत आया था, बोला इसको चाइना मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इंडिया आया जाए। इसकी रचना है फू का की, अभी आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ के आ रहे होंगे तो उसमें सी यू की था, ठीक है। पहले, हाँ, तो पहले फू किया फिर सू किया, ठीक है, पहले फू का की है फिर सी यू की है, ठीक है। तो फू का की किसकी रचना है, फायान की। सी यू की किसकी रचना है, इंसान की। तो इन लोग आना जाना लगे रहता था इन लोगों का, ठीक है। कोई बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आ रहा है, कोई कुछ और काम से आ रहा है, कोई घूमने के नाम से आ रहा है, सब अलग अलग काम से आते थे, ठीक है। तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहानी, है ना। ये आगे कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, और चलो बहुत लंबा है यार, ये आज में नहीं हो पाएगा, कल याद करके आना, प्रेम पूर्वक, कैसे, प्रेम पूर्वक, ठीक, हो गया। चलो, तो ये वाला कोड तो अपन याद, इसको SGCS RCKSV,
ये श्रीगुप्त आपका 5 मिनट में पूरा रिकैप हो रहा है, समझ लो, रिकॉल हो रहा है। एस श्रीगुप्त फाउंडर था, ठीक है, और महाराज की उपाधि धारण किया था। घटोत्कच महाराज की उपाधि धारण किया। उसके बाद लोग ज्यादातर सब महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में 3 चीजें याद रखनी थी, 3 पॉइंट। पहला, वो वास्तविक संस्थापक था, 319-20 की गद्दी पे बैठा वो, और महाराजा धीराज की उपाधि पे बैठा, ठीक है। गुप्त संवत भी चालू हुआ था। समुद्रगुप्त के पूरे पॉइंट एस से रिलेटेड थे। ऐसे स्मिथ ने उसको हीरोज ऑफ 100 बैटल बोला, एशियन इंडियन नेपोलियन बोला, ठीक है। थोड़ा सा महत्वाकांक्षी राजा हो गया बाद में, पहले नहीं था, बाद में हो गया, ठीक है। 9 राजवंश ऊपर हराया, 12 दक्षिण में हराया। चीज क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत के 12 राजवंशों को उखाड़ फेंकने में किसका योगदान था, तो समुद्रगुप्त का, ये बुलाता है। फिर ऐसे ही सिंगर वीणा बजाते हुए उसका सिक्का मिला, इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि वो संगीतकार रहा होगा। और उसकी 2 उपाधि भी थी, कविराज और विक्रमांक, ठीक, वो याद रहेगा, ठीक। हाँ, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन, ठीक है। पहले कंस्ट्रक्शन चालू रख दिया था, नींव रख दिया था, फिर देखा कि भाई ये तो सबको मार पीट रहा है, तो परमिशन मांगा कि भैया मैं बोध गया में बौद्ध विहार का निर्माण कराना चाह रहा हूँ, ठीक, क्या परमिशन है, क्या इजाज़त है? बोला हाँ इजाज़त है, ठीक है, दे दिए। उसके बाद एस से और कुछ याद आ रहा है? ऐसे कुछ और था क्या? नहीं था, ठीक, उसमें इतना ही था फिर, ठीक है। फिर इधर छत्तीसगढ़ आया, छत्तीसगढ़ में महेंद्र सेन को हराया। महेंद्र वर्मन, महेंद्र सेन दोनों एक ही है, समझ लो, ठीक है। और उसके बाद नीचे नलवंश के राजा व्याघ्रराज को हराया। फिर ये रामगुप्त, ठीक है, सलमान खान, और इसकी एक कैटरीना कैफ थी, क्या, ध्रुव स्वामी। लेकिन ये सलमान वो वाला सलमान नहीं था, हिरन मारने वाला, ठीक है, ये कमजोर सलमान था, ठीक है। तो ये वाली कहानी तो देख ली। इसको कौन मार देता है? चंद्रगुप्त द्वितीय मार देता है। और यही चंद्रगुप्त द्वितीय शकों का उन्मूलन करता है, रुद्रदमन तृतीय को हराता है, ठीक है। अब एक बात याद रखना, जो भी विदेशी आक्रमणकारियों को हराता है ना, वो परम भागवत की उपाधि धारण करता है, ऐसे लेट कर लेना, परम भागवत की उपाधि, कंफ्यूजन ना हो। जैसे आगे चल के स्कंदगुप्त है, तो ये हुणों पे आक्रमण करता है। एक और विदेशी आ गए थे, समझ लो, हुण, तो ये स्कंदगुप्त हुणों को निपटाता है। तो जो भी विदेशी वाले लोगों से लड़ा हुआ है, वो क्या उपाधि धारण किया है? परम भागवत की, ठीक है। अगर उपाधि पे उस प्रकार के क्वेश्चन बन जाए तो, ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय, अभी चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में मैंने वो जो नवरत्न बता रहा था, एक नाम छूट गया था, छपणक था वो, ठीक है। क्या था? छपणक, नाम अजीब सा है, हाँ, छपणक। कल नौलग का नाम लिखाया था ना, और वो बी से याद नहीं आ रहा था, पर बेताल भट्ट लिख गया था, याद नहीं आ रहा था, बी से बेताल भट्ट था ना, ठीक है। तो वो BSD के ऐसे याद किए थे, बेताल भट्ट, बेताल भट्ट, ये क्या था तो, हाँ, तांत्रिक था, टूना जादू वाला सिस्टम चलता था इसका। ऐसे शंकु, ये ज्योतिष था, एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष मतलब एस्ट्रोलॉजर था, एस्ट्रोलॉजी करता था, ठीक है। डी से धनवंतरी, डॉक्टर था, ठीक है, ट्रीटमेंट करता था, चिकित्सा करता था, ठीक है। के से कालिदास, ठीक है, कालिदास, हाँ, ये कालिदास संस्कृत का कवि था, क्लियर। एक वर रुचि था, हाँ, ये व्याकरण का ज्ञाता था, कौन? वर रुचि, ठीक है। एक वरहमहीर भी था, वो, ठीक है। एक घट करपर था, हाँ, वो कवि था, शायर था, शायरी लिखता था, ठीक है, कविताएं लिखता था, क्लियर। ये सब जितने भी 9 लोग थे, कल मैं बता दिया था। एक नाम छूटा था, कौन? छपड़क, ठीक। इसके अलावा आर्यभट्ट भी था, लेकिन उसके दरबार में नहीं था, उसके समकालीन था, ठीक, मतलब दरबार में ना होकर दरबार के बाहर था, समझ लो, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। तो जो आर्यभट्ट था वो भी साइंटिस्ट था, समझ लो, गणितज्ञ भी था, और यहीं बैठे बैठे ऊपर का भी कैलकुलेशन कर लेता था, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को बताया उसने, आर्यभट्ट ने। धरती सूरज का एग्जैक्ट कितने दिनों में परिक्रमा करती है वो भी उसने बताया। आगे कब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लग जाएगा वो भी बता दिया। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी इसका तगड़ा था, तो मैथमेटिशियन था भी बोल सकते हैं, और ये खगोल शास्त्री भी था, कौन? आर्यभट्ट। फिर ब्रह्मगुप्त, इसको भारत का न्यूटन बुलाता है, क्यों? न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की। तो वैसे इधर इसने भी पहले ही बता दिया था कि भैया ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। और ये भी बताया था कि धरती अपने अक्ष पे घूमती है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, और रिवॉल्व भी करती है, सूर्य का रिवॉल्यूशन और अपना रोटेशन, ठीक है। तो ये सब इन्होंने बताया था, ये साइंटिस्ट थे, समझ लो, उस टाइम के। क्या? छपड़क, छपड़क लिख लो, आप पूछ रहे हो तो। छपड़क पॉलिटिशियन था, समझ लो, राजनीतिज्ञ, नीति का ज्ञान था, जैसे चाणक्य थे नहीं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए चाणक्य छपड़क था, समझ लो, ठीक है। नहीं पूछेगा ये वाला, सलाह देने के लिए, नीति, राजनीतिज्ञ था, ठीक है। अब एक सवाल ही आता है, हो गया, लिख ले।
अब एक सवाल ये शासकों के बारे में तो देखेंगे, एक सवाल ये आता है कि भैया ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये कैसे मालूम चला, मतलब ये गुप्त शासकों लोग की जानकारी। तो सबसे फेमस समुद्रगुप्त का एक प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, ठीक, तो उसमें वो सब गोदा गादी करके चले गए, जैसा ना हम लोग भी पत्थर पे लिख देते नहीं, ठीक, तो वैसे ये भी पत्थर पे लिख के चले गया, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं और ये आप नाम देख रहे हो। इसके अलावा कई सारी किताबें हैं इतिहास की, तो वो किताब को मैं अभी यहीं लिखा दे रहा हूँ, क्योंकि अचानक से एक साथ बुक लिस्ट बताऊंगा ना तो याद नहीं आएगा, अभी लिखा देता हूँ और बाकी याद कराते चलता हूँ। तो जो किताबें गुप्त काल से संबंधित है, मतलब जिसमें गुप्त की जानकारी मिलती है या गुप्त काल से संबंधित है, उससे रिलेटेड जितनी भी किताबें हैं, ये इसमें नहीं लिखा हुआ, इसको अलग से लिखना आप, या लिखा भी होगा कालिदास का लिखा होगा, बाकी का नहीं लिखा होगा। तो जो गुप्त पीरियड के जो बुक्स है ना उसको लिखना, जिससे इसकी जानकारी मिलती है, स्रोत। तो एक तो कालिदास ही था, बताया था इसका पूरा स्टोरी विद्योतमा वाला, ठीक। तो बाद में फिर बैक टू बैक ये अच्छा परफॉर्मेंस देता है। 7 किताबें हैं इसकी, 7 रचनाएं हैं, उस रचनाओं को, उन रचनाओं को आपको याद रखना है। तो कालिदास अब पूरा कहानी बताया, उससे ये समझ आ गया कालिदास एकदम कर्मकांडी था, अच्छे अच्छे कर्मकांड किया वो, ठीक है। तो वही कर्म से याद रखना, कालिदास और कर्म, इससे 7 किताबें याद रह जाएंगी। कैसे 7 किताबें याद रह जाएंगी? के से लिखना कुमार संभवम, ये क्या लिख रहे हो हेडिंग, क्या बता रहा हूँ, गुप्त काल के बारे में जानकारी जो मिलती है जिन किताबों से, या गुप्त काल से संबंधित जो किताबें हैं उनको हम लोग लिख रहे हैं, बुक्स ऑफ गुप्ता पीरियड, ठीक है। तो सबसे पहले एक कालिदास व्यक्ति था नाम, उसने क्या लिखा, उसने क्या किया, कर्मकांड किया, ऐसे याद रखना, कर्मकांड किया, क्या किया, कर्मकांड किया, ठीक है। तो केस याद रखना कुमार संभवम, कुमार संभवम, हिंदी में लिख लेना उसको, ठीक है। ए से याद रखना अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान, कल कोई कमेंट किया था सर आपकी बातें तो समझ आती है, आपकी राइटिंग समझ नहीं आती, तो ये समझने के लिए हिंदी में इतने प्यार से लिख रहा हूँ। आर से याद रखना 2 किताबें हैं, एक ऋतु संहारम है और एक रघुवंशम है। ऋतु संहारम, इसको ऐसे लिख लो हिंदू में, ऋतु संहारम, ठीक है, और एक रघुवंशम, रघु, रघुवंशम। एक अमिताभ बच्चन वाले मूवी का क्या नाम था यार, मिट गया, सॉरी, ठीक है। कर्म लिखे थे ना, के से, ए से हो गया था, आर से ऋतु संहारम, ऋतु संहारम, ये एन है, ऋतु संहारम और रघुवंशम। जितने भी अम वाले आएंगे ना, हाँ ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। एक है मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, मालविका अग्निमित्रम, तो 2 राजा थे, एक अग्निमित्रम और एक अग्निमित्र, और माल नहीं, मालविका है, माल कर, ठीक है। तो मालविका, मालविका अग्निमित्रम, तो इनके लव स्टोरी पे बेस्ड है, मालविका अग्नि, वो अग्निमित्र सुने हो, पुष्यमित्र के बाद जो अग्निमित्र आया, ठीक है। तो इनके सब लव अफेयर, करंट अफेयर पे बेस्ड ये किताब है, मालविका अग्निमित्रम, कर्म। और एक और एम से आखना, मेघदूतम, मेघदूतम, ठीक, मेघदूतम, ये 7 किताबें कालिदास की रचना है, 7 नहीं 6 हुए ना, ठीक है। तो कर्मकांड किया किसके साथ किया, विद्योतमा, वी से याद रखना विक्रमोवर्षियम, विक्रम, वो विक्रमो वर्षियम, वर्षियम, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, लिख रहा विक्रमो वर्षियम है, ठीक है। तो ये 7 किताबें किसकी, कालिदास की, ठीक है, कालिदास की ये 7 किताबें आपको याद रखनी है। इससे अब कालिदास तो भैया उसी के पीरियड का है, ठीक, तो ये गुप्त काल से संबंधित किताबें हो गई, कुछ एक आध में उसके बारे में बता भी दिया होगा। ये मेघदूतम जो है वो आपको छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी याद रखना होता है, काहे, ये इधर नीचे, ये गुप्त ऊपर चल रहा था, गुप्त वंश के नीचे ये हो गया, लिख लिया, ये आपका, ये इंडिया, इधर गुप्ता पीरियड चल रहा था, ठीक है, गुप्ता एरा चल रहा था, ये वाला आपका छत्तीसगढ़। तो इधर एक वंश चला, नाम था उसका क्या, वाका टक, क्या नाम था उसका वाकाटक, ठीक है। फिर वाकाटक वंश में बहुत सारे शासक हुए, एमआरपी एनपीएच ऐसे करके याद किए थे, एमआरपी एनपीएच, तो बाकी से लेना देना नहीं, महेंद्र सेन वाला तो समुद्रगुप्त आके हराया है ना, समुद्रगुप्त
SGCS से समुद्रगुप्त था, ठीक है, वो उसका समकालीन था महेंद्र सेन। उसके बाद एक व्यक्ति हुआ कौन, रुद्रसेन, ठीक है। तो ये रुद्रसेन को एक बार बुलावा भेजता है कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अपने बढ़िया दरबार में रुकवाया रहता है इसको, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये इसका समकालीन था, किसका, रुद्रसेन द्वितीय का। तो ये जाता है मिलने, रुके रहता कुछ दिन, और इसकी एक बेटी रहती, क्या नाम रहता है उसका, प्रभावती, ठीक है, प्रभावती, ठीक। तो इनमें प्यार मोहब्बत चालू हो जाता है। तो पहले तो बाबू भड़कता है, ठीक, कोई पहली बार में एक्सेप्ट करता है क्या, नहीं, इसका भी सोडा ही करता है और इसका भी, लेकिन ठीक है अब कर लियो प्यार, तो काहे मैं बीच में रोड़ा डालूं। तो बोला ठीक है विवाह करा दिया जाए। तो प्रभावती का विवाह किससे होता है, ये रुद्रसेन से, ठीक है। और जैसी विवाह होती है, विवाह होता है और बच्चा होता है, उसके बाद मर जाता है, ठीक है। तो वो छोटा बालक रहता है, कौन, ये पी से प्रवर सेन, ठीक। तो ये जो प्रवर सेन था ये भी एकदम भोकोलोला था, क्या था, भोकोलोलो, ठीक। तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसका नाती लगेगा ना, हाँ नाती लगेगा, ठीक है। तो बोला भैया ये नाती एकदम नटखट है, कैसे राज्य संभालेगा उधर छत्तीसगढ़ वाला, दक्षिण वाला, ठीक है। तो कालिदास का इसको याद आता है कि तुम भी तो बचपन में ऐसी थे क्या, भोकोलोलो, तुम तो और अखंड भोकोलोलो थे। तो ये कालिदास को पूछता है कि भैया जाओ उसके दरबार में जाओ और उसको थोड़ा बहुत ज्ञान दो, ठीक है। तो ये कालिदास ठीक है यार अब भगा दिया बोल के इधर चलता है ना, तो ये एंट्री मारता है, यहाँ पे पड़ता है ऊपर में सरगुजा, क्या, सरगुजा। तो वहाँ जब देखता है यार इतना पहाड़, इतनी खूबसूरती, ये नदी, ये जंगल झाड़ी, ठीक है, जंगल में मंगल करता है, उसको दिखता है कि भैया ये तो स्वर्ग है। किसका स्वर्ग है, धरती का स्वर्ग है, ठीक है। तो सरगुजा को, हाँ, सरगुजा उधर रामगढ़ की पहाड़ी में बैठता है, ये बोलता है ये धरती का स्वर्ग है, धरती के स्वर्ग की संज्ञा दिखती है, हेवन ऑफ अर्थ, ठीक। और वहीं पे बैठे बैठे मेघदूतम लिखता है, वहीं पे बैठे बैठे मेघदूतम की रचना करता है, ठीक है, मेघदूतम की रचना करता है, मेघदूतम। और इसी में ये कैसा कुछ था कि एक राजा को दूसरे के पास संदेश भेजना था, अपने डार्लिंग के पास, ठीक है। तो वो बादल के माध्यम से संदेश भेजता है, बादल के माध्यम से, बादल ऐसे ट्रैवल करते नहीं देखे होंगे, तो बादल में अपना संदेश छुपा के भेजता है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी नहीं मालूम, लेकिन ऐसा मेघदूतम में है, मेघदूतम, मेघ मतलब बादल, दूतम दूत बन के जाता है, ठीक है, क्लियर, प्रभावती। ये कहानी क्लियर ना कालिदास वाला, ठीक। तो किताब बता रहा था कालिदास कर्मकांड के, और वो वी से विक्रमोर्वशियम, ये 7 किताबें तो उसी की हो गई, गुप्ता पीरियड की। उसके बाद एक किताब है, उसका नाम है मुद्रा राक्षस, ठीक है, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश में, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। एक और किताब लिख लेना मुद्रा राक्षस, और एक लिख लेना, इसको तो मौर्य साम्राज्य में भी पढ़े क्या, ठीक। और एक और किताब लिखना देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्र, उसमें जानकारी मिलती है गुप्त साम्राज्य की। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये दोनों किसने लिखा, इसको लिखा विशाख दत्त ने। वो 7 किताबें याद रहेंगे ना, इंपॉर्टेंट है, कालिदास की जितनी रचनाएं हैं सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोटल 7 किताबें, कर्म और वी से याद रख लिए। इसको ऐसे याद कर लिया भैया, विशाखापट्टनम वाइजैक जगह जानते हो क्या, है ना, अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह, तो वहाँ जाने के लिए पैसा लगेगा, ठीक है, मुद्रा लगेगा, तो मुद्रा से मुद्रा राक्षस कर लेना, और विशाखापट्टनम से क्या रख लेना, विशाख दत्त याद रख लेना। और आप जाओगे तो किसी न किसी देवी को पकड़ के जाओगे, ठीक है, तो देवी चंद्रगुप्तम, चांद जैसी देवी को देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त, ये दोनों किताबें किसने लिखा, विशाख दत्त ने लिखा, ठीक है, किसने लिखा, विशाख दत्त ने। लिखिए इसको। एक और किताब आपको मिलेंगी, मृच्छ कटिकम, क्या, मृच्छ कटिकम। अब देखो मृच्छ कटिकम थोड़ा मछली उछली वाला फीलिंग आ रहा है ना, तब उसमें अदरक लहसुन मिर्चा स्वादानुसार डालते होंगे, अब मैं तो नहीं खाता, ठीक है, लेकिन जो डालते होंगे, डालते हैं अदरक, डालते हैं कि नहीं डालते हैं, डालते हो नहीं, हाँ। तो अदरक से याद रखना शूद्रक, क्या, अदरक के साथ क्या, शूद्रक। तो मिर्च कटिंग से मछली वाला फीलिंग आ रहा है, और मछली में क्या डालते हो, अदरक, अदरक से है ना शूद्रक, तो मृच्छ कटिकम रिटन बाई शूद्रक। एक है अमरकोश, क्या है, अमरकोश, अमरकोश के लेखक हैं अमर सिंह, ये बताया था क्या दरबार में कल, अमर सिंह। मृच्छ कटिकम किसने लिखा, शूद्रक, अमरकोश किसने लिखा, अमर सिंह ने लिखा, ठीक है। और वैसे भी ये कोषागार था, बताया कोषागार मतलब
इसको रिवेन्यू के बारे में बहुत जानकारी थी, ठीक, चार्टर्ड अकाउंटेंट था समझ लो उस टाइम का, है ना। अमर कोश किसने लिखा? अमर सिंह ने। एक आप किताब लिखना, नीति सार, क्या लिखोगे? नीति सार, नीति सार, क्या लिखना? नीति सार। और एक और है नाट्य शास्त्र, इतना लिख लिया। अमर कोश अमर सिंह। एक किताब का नाम बताया, नीति, इसको लिखा कामंदक ने, कामंदक। और एक है नाट्य शास्त्र, ये भरत मुनि ने लिखा हुआ है, ठीक है। नीतिसार, कामंदक और नाट्य शास्त्र किसने लिखा? भरत मुनि ने। ये भरत मुनि मतलब एकदम ऋषि मुनि बाबा टाइप का मेरे को फीलिंग आता है। तो एक आसाराम बापू का वीडियो देखा था, ठीक है। अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं समर्थक इधर पहुँच जाएंगे, ठीक। तो मैं वहाँ से लेट कर लिया हूँ, जो समझ गया ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये नीतिसार किसने लिखा? कामंदक ने। अब हर किसी के काम करने की अपनी पॉलिसी होती है, पॉलिसी मतलब नीति होती है, ठीक है, अपने एक उसूल होते हैं, है ना। तो वैसे याद कर लें, नीतिसार कामंदक, ठीक है, नीतिसार कामंदक। और एक नीति शतक अलग किताब है, नीति सार अलग है, ये सार है, नीति सार, कामंदक। और नाट्य शास्त्र, भरत मुनि, ये सब गुप्त काल से संबंधित किताबें हैं, ठीक। नीति शास्त्र कामंदक ने लिखा, नाट्य शास्त्र किसने लिखा? भरत मुनि ने लिखा हुआ है, ठीक है। एक किताब है आपका पंचतंत्र, कौन सा? पंचतंत्र, इसने लिखा विष्णु शर्मा ने, ठीक है, विष्णु शर्मा ने। तो विष्णु भगवान का हथियार देखो नहीं, ऐसे चक्र, सुदर्शन चक्र, ठीक है। तो कभी मूड खराब हुआ सुदर्शन चक्र से मार दिए, कभी पंच मार दिए, तो वैसे याद कर सकते हो विष्णु शर्मा क्या मार दिए? पंच, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। एक और किताब है कामसूत्र, ठीक है। तो ये है वात्स्यायन, 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 ठीक है, वात्स्यायन, कामसूत्र, वात्स्यायन। तो देखो वात्स्यायन उसका नाम है ना, कामसूत्र किताब है। तो वात्स्यायन मतलब वासना, वासना टाइप का लगता है। तो ये कामसूत्र में पूरा वासना से संबंधित ही जानकारी दी हुई है, समझ लो, ठीक है। तो ये पूरा वासना से वात्स्यायन याद रखोगे, और कामसूत्र रिलेट कर लेना, ठीक है। कामसूत्र इज इक्वल टू वात्स्यायन, क्लियर। तो ये सारी किताबें गुप्त काल से संबंधित हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब इधर कहानी से लाइन से आते हैं, ये सब तो पढ़ चुके हैं, समुद्रगुप्त के बारे में देख लिए। कहाँ आना था? कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त। कुमार मतलब ना राजकुमार याद आ जाता है, ये फेमस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, ठीक है। बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं आगे चल के, कोई गोपाल है, कोई धर्मपाल है, कोई कुमारगुप्त है, ये सब ना अलग अलग विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का स्थापना क्यों है? राजा महाराजा रहते थे, बहुत पैसे रहता था, तो एक यूनिवर्सिटी खोल ली कि भैया यहाँ के बच्चे शिक्षित रहेंगे, ठीक है। तो एक विश्वविद्यालय कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी, फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कौन? तो कुमारगुप्त, ठीक। तो कुमार से मेरे को ना राजकुमार याद है, राजकुमार मतलब अपने बेटे लोग कुमार लोग बोलते नहीं, अरे मेरा कुमार है, मेरा राजकुमार, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो कुमार हैं तो उसको नए लड़के हैं, नए लड़के को यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, ठीक। जैसे रिलेट किया वैसे बता नहीं पा रहा हूँ, तो नया लड़के से क्या याद रखना? नालंदा, ठीक है। अपने नए लड़के को भेजे, मतलब नए कुमार को भेजे, राजकुमार को भेजे। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। ये बौद्ध धर्म से संबंधित था, मतलब बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है, क्लियर। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने, ठीक। फिर आता है स्कंदगुप्त। स्कंद के नाम में ना देखो कांदा टाइप का जुड़ा हुआ है, कांदा है नहीं, कांदा, स्कंद मूल होता नहीं, कांदा, ठीक है। तो ये पूरा कांदा से रिलेट करके याद कर लिए। जैसे एक स्तंभ लेख है, भीतरी स्तंभ लेख, ठीक है। स्तंभ मतलब पिलर, भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी मतलब नाम है। तो जैसे कोई मेहमान आता है तो आप उसको कुछ चाय बिस्कुट के लिए पूछते कि नहीं पूछते, कि ऐसी बाहर से भगा देते हो, ठीक है, कि आप ही लेके आओ ऐसा कुछ। तो बुलाए, आप उसको बुलाओगे, कहाँ बुलाओगे? भीतर बुलाओगे ना, भीतर बुलाओगे, और भीतर बुला के क्या खिलाओगे उसको? कांदा, कांदा कर तो और कुछ नहीं निकालना, ठीक है। तो भीतर बुला के क्या खिलाए? कांदा। तो कांदा से आगना स्कंदगुप्त। तो भीतरी स्तंभ लेख किससे रिलेटेड है पूछा जाए तो स्तंभ लेख। अब किसको कांदा खिलाया? हूणों को,
ठीक है, किसको? हुणों को। ठीक, एक और अभिलेख है कहोम अभिलेख। क्या? कहोम अभिलेख। कहोम अभिलेख में इसको शकोपम बोला गया। क्या बोला गया है? शकोपम। मतलब इसको स्कंदगुप्त को क्या बोला गया? शकोपम। और कौन सा अभिलेख में? कहोम अभिलेख। अब इसको मैं रिलेट करा के याद करा दूं उन लोगों को, तो यही अभिलेख याद रह जाएगा, बाकी सब भूल जाओगे। इसलिए अगर याद करना हो पूछ लेना ऑफिस रूम में, बाकी फिलहाल यहाँ नॉर्मली याद कर लेना। शकोपम किस में बोला गया? कहोम अभिलेख में। किसको? स्कंदगुप्त में। अब देखो, मैं एक बात बताया था कि जो भी विदेशों पर आक्रमण करेगा, विदेशी राजाओं पर आक्रमण करेगा, वो कौन सी उपाधि धारण करता है? परम भागवत। तो क्या ये हुणों का आक्रमण विदेशी आक्रमण नहीं था? ये हुणों को निपटाया, ठीक है, तो कौन सी उपाधि धारण करेगा? ये परम भागवत की। एक और किसने शकों को उन्मूलन किया? परम भागवत। तो वो भी परम भागवत की उपाधि धारण करेगा। ठीक है, ये स्कंदगुप्त इतना क्लियर हुआ। विष्णुगुप्त अंतिम शासक था, ये तो याद कल ही थे। SGCS RCK SVV से विष्णुगुप्त था, वो अंतिम शासक हैं। क्लियर। अब इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें कहानी जितना बताना था कल मैं बता दिया। ठीक, उससे रिलेटेड फैक्ट भी देख लिए, राजा महाराजा से रिलेटेड फैक्ट देख लिए। इसके अलावा भी कुछ ये क्वेश्चंस पूछे गए, उसको पॉइंट वाइज बना के डाल दिया। ठीक है, 3-4 अलग अलग किताब का सार ये समझ लो। ठीक, क्लियर। तो ये पढ़ने के बाद आपको और दूसरा किताब झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये नोट्स अपने आप में सफिशिएंट है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य लाइन से पढ़ाते चल रहा हूँ, और कहानी में हो सकता है बता भी दूंगा। गुप्त किसके संबंध थे पूछा गया क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल के डाल दिया वन लाइनर। गुप्त किसके संबंध थे क्वेश्चन पूछा गया? कुषाणों के। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख अभी बताया गया, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त इसका एक कोर्टियर था। कोर्टियर मतलब दरबारी। ठीक है, क्या नाम था उसका? हरिसेन। अब हर कोई अपना एक दरबारी रखता है, अपना एक खास आदमी रखता है, और मित्र है भैया, उसी वही उसको पाल पोस रहा है, उसी के बल पे उसको नौकरी मिला हुआ है। तो उसका काम क्या रहेगा? वो कवि का काम क्या रहेगा? ज़्यादा ज़्यादा तारीफ करना। ठीक है, तो हर कोई वैसे ही तारीफ कर करके जाता है जो अपने राजा के यहाँ रहेगा। तो इसने भी प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति मतलब तारीफ, प्रशंसा, तो प्रयाग प्रशस्ति का एक अभिलेख है, उसमें भर भर के उसकी प्रशंसा किया है। किसका? समुद्र का। ठीक है, नीचे दक्षिण में 12 लोग को हराया, ऐसे मारा, ऐसे कुदा कुदा के मारा, ये सब उसमें बताया। ठीक है, किसमें? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। किसने लिखा पूछा जाए तो हरिसेन ने। हरिसेन ने। ठीक है, किसने? हरिसेन ने। किसके बारे में लिखा? समुद्रगुप्त के। तो ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है, जिसमें ये पूरे गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। किससे संबंधित है? ये समुद्रगुप्त के। किसने लिखा? हरिसेन। कौन था ये हरिसेन? दरबारी था। बिलसर अभिषेक बिलसर स्तंभलेख, ये लिखा किसने? कुमारगुप्त। मतलब कुमारगुप्त ने नहीं लिखा, उससे संबंधित है। तो उसको कैसे याद कर लियो? कुमार मतलब वही बताया, राजकुमार वाला। तो ये राजकुमार लोग बिगड़ जाते नहीं, देखना जितने भी रईस लड़के रहते हैं, ठीक है, रईस बाप रहते हैं, उसके बेटे बिगड़े मिलेंगे आपको। ठीक, एकदम पुलिस वाला है, इधर उधर से घूस घूस लेके रहा है, लेकिन उसका ही बेटा कुछ चोर निकल जाता है। ठीक है, तो वैसे ही रईस बाप के लोग क्या है? बिगड़े रहते हैं। तो कुमार लोग क्या रहते हैं? बिगड़े रहते हैं। तो कुमार को बिगड़ा हुआ ऐसा याद रखना। बिलसड़ स्तंभलेख किससे संबंधित अगर पूछा जाए तो भीतरी स्तंभलेख, बताया था, भीतर बुला कांदा खिलाया है, ऐसा स्कंद। किसको खिलाया? हुणों को खिलाया। ये मंदू बंधु करके याद कर लिए, मंदू बंधु। ठीक है, तो मंदूस और स्तंभलेख। ठीक, हालांकि थोड़ा सा ना मॉडिफिकेशन करके याद भी कर लोगे ना अपनी सहूलियत के लिए, जैसे मंदसौर को मंदूसौर कर लिए तो कोई तकलीफ नहीं होगा आपको, ऑप्शन में तो दिख ही जाएगा, लेकिन याद रखने में आसानी हो जाएगा। तो मंदू बंधु कर लेके आना, बंधु वर्मन से संबंधित है मंदसौर स्तंभलेख। अब ये बंधु वर्मन उसके जिक्र में ना कहानी में कहीं मैं देखा नहीं, गूगल वूगल सब ढूंढ डाला, तो याद रख लेना। एक और आएगा, भानुगुप्त आएगा। अब वो शासक था कि क्या था वो पता नहीं चलता, लेकिन भानुगुप्त के बारे में भी एक जानकारी मिलेगी, आरण अभिलेख आते हैं उस पर। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है? समुद्रगुप्त का है। बिलसड़ स्तंभलेख कुमारगुप्त का है। भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त का है। मंदू बंधु करके आपके मंदसौर स्तंभलेख बंधुवर्मन का है। एक और अभिलेख है आरण अभिलेख, ये भानुगुप्त, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में भी आप पढ़े होगे। इस छत्तीसगढ़ के एक राजा के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। किसकी? हाँ, सर्ववंशी राजा लोग की जानकारी मिलती है ना। अब ये आरण अभिलेख किसका पूछा जाए तो भानुगुप्त का। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों फेमस है? देखो, पहले जमाने से सती वाला प्रथा तो चले आ रहा था, लेकिन उसका लिखित साक्ष्य, पहला लिखित साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? ये आरण अभिलेख से। तो आरण से रण याद आ रहा, रण, रण मतलब रणभूमि हो गया। रणभूमि में शहादत होगी, शहीद हो गया, मतलब उसकी बीवी क्या कर लेगी? सती कर लेगी। तो वैसे याद रखना, सती प्रथा का उल्लेख या सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य, लिखित साक्ष्य, रिटर्न प्रूफ अगर बोला जाए किस में मिलता है तो आरण स्क्रिप्ट में मिलता है। ठीक है, आरण स्क्रिप्ट में। किसका है वो? भानुगुप्त का है। तो इसमें बताया गया कि कोई सैनिक मर जाता है तो उसकी वाइफ क्या सती कर लेती है, ऐसा कुछ बताया गया उसमें। इसमें सती प्रथा का उल्लेख है, ये बता दिया। ये जो गुप्त थे उनकी दरबारी भाषा क्या थी?
संस्कृत थी, ठीक है। दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी, ठीक। गुप्त प्रसिद्ध थे किसके लिए? कला और स्थापत्य मंदिर के लिए, मंदिर भर भर के बना दिया। अजंता गुफा भी किससे संबंधित है? गुप्तों से संबंधित है और बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। अलग अलग गुफा नंबर है, उसका क्रमांक देख लेंगे आगे चल के। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल बोला जाता है, गोल्डन एरा या गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन कल्चर। किसके पीरियड को? गुप्ता पीरियड के, ठीक है। गुप्ता एरा को गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन कल्चर बोला जाता है। एक और दिल्ली और मेहरौली का ना लौह स्तंभ है, आयरन पिलर, दिल्ली में रखा हुआ है। ये खुले में रखा हुआ है, गया तो मैं देखा भी। अब जंग लगना चालू हो गया, बोलते नहीं जंग नहीं लगा, अब थोड़ा बहुत जंग लगना चालू हो गया। लेकिन आप लोहे को बाहर रख दो पानी वानी में, थोड़े समय में जंग लग जाता है कि नहीं लग जाता, ठीक। तो आयरन पिलर है, लौह स्तंभ है, कहाँ? दिल्ली या मेहरौली का स्तंभ लेख। ये उसी समय बनाया गया था, मतलब चतुर्थ शताब्दी में। 319 भी नहीं है, चतुर्थ शताब्दी। चतुर्थ शताब्दी मतलब 300 से लेके 400 के बीच में कभी बनाया रहा होगा। अब उसमें ना नाम लिख दिया चंद्र, किसका? चंद्र, खाली जो नाम लिखा है वो चंद्र का है। तो उस टाइम भैया चंद्रगुप्त प्रथम भी था 4वीं शताब्दी में, और चंद्रगुप्त द्वितीय भी था, मतलब उसका जब एज निकाले होंगे तो उतने टाइम का बता रहा है। तो चंद्र लिख दिया तो ये एज्यूम किया जाता है या तो वो चंद्रगुप्त प्रथम था या चंद्रगुप्त द्वितीय है। अलग अलग किताब अपने मन से ले लेता है, ठीक है, कि ये इससे संबंधित था। तो ऐसा बोला जाता है कि गांव का एक व्यक्ति था, ये चंद्रगुप्त था, वो प्रथम है कि द्वितीय नहीं मालूम, ठीक है। किताबों में या क्वेश्चन में कभी द्वितीय ले लेता, कभी फर्स्ट ले लेता है। तो ऐसा बोला जाता है कि कोई गाँव का एक व्यक्ति था, मामूली व्यक्ति था। अब सोचो उसके पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी थी या उसको ऐसा सिस्टम ज्ञात था कि एक लोहे का खंभा बनाया जिसमें आज तक जंग नहीं लगा, जबकि वो बाहर है, खुले वातावरण में है, पानी गिर रहा है, धूप पड़ रहा है, सब चीज़ हो रहा है, लेकिन अभी तक वो खराब नहीं हुआ। तो आयरन पिलर है, ठीक। उसमें क्या नाम लिखा है? चंद्र। तो इससे एज्यूम करते हैं कि वो चंद्रगुप्त प्रथम भी हो सकता है, चंद्रगुप्त द्वितीय भी हो सकता है, ठीक है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किससे संबंधित है? गुप्त काल का। अजंता गुफा, अजंता केव्स, इसमें मैंने बताया ना बहुत सारे गुफा क्रमांक हैं, इसमें 16, 17, 19 गुप्त काल से संबंधित है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, उसी को पॉइंट वाइज लिखा दिया हूं। अच्छा, ऊपर का कुछ पॉइंट छूटा हुआ है। ये तांबे का सिक्का और चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, सभी के सभी ना चांदी और सोने का चला है। एक रामगुप्त आया, रामगुप्त का ऐसी भी कहानी बताया, थोड़ा करेक्टर नेगेटिव टाइप का लगता है, नहीं एकदम सस्ता अच्छा आदमी ऐसा टाइप का। तो सोना चांदी की वैल्यू थोड़ा ज़्यादा रहता है, तांबा का एज कम्पेयर कम है। तो रामगुप्त थोड़ा समझ गए कैसे रिलेट करना चाह रहा हूँ। तो तांबे का सिक्का कौन चालू किया? गुप्त वंश से पूछा, याद रह जाएगा, थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर। चांदी के सिक्के को रूपक बोलते हैं और सोने का दिनार, ठीक है। किसी का रूप है, चेहरा है, उसको चांद से कंपेयर कर देती नहीं, तो ऐसी चांदी वाला रूपक याद रह जाएगा और सोने का सिक्का दिनार। अमर कोटा हो गया, अमर कोश है, अमर सिंह। अमर कोश की रचना किसने की थी? अमर सिंह ने की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी था, नवरत्न में शामिल था, वो किताब वाले में मैंने बता दिया। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम ग्रंथ, ठीक है, फर्स्ट बुक जो ट्रांसलेट किया गया यूरोपियन लैंग्वेज में, फर्स्ट बुक टू बी ट्रांसलेटेड इन यूरोपियन लैंग्वेज, वो कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम। ज्यादा से ज्यादा किसको किया गया? बहुत बार किसको किया गया? अनेक भाषाओं में किसको गया पूछा जाए तो पंचतंत्र को। अभिज्ञान शकुंतलम भी उसी टाइम की किताब है। ये पहला ऐसा ग्रंथ था, किताब था, जो यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। कौन सा? अभिज्ञान शकुंतलम। और सबसे ज्यादा बार किसको किया गया पूछा जाए तो पंचतंत्र। सर्वाधिक सिक्के का भंडार, ये गुप्त समय के सर्वाधिक सिक्कों का भंडार कहाँ मिला है? बयाना, भरतपुर में, शायद राजस्थान वाला एरिया होगा मेरे ख्याल से। सर्वाधिक सिक्के का भंडार। अब इमेजिन करके देखो आप, बढ़िया एक कोई जमीन खरीदे, ज्यादातर सिक्के सब वैसे ही मिलते हैं खुदाई करने से। क्या है, कोई सभ्यता तहस नहस हो गई, दब गई, कहाँ जाएगा? आसमान में थोड़ी उड़ जाएगा, उसके साक्ष्य जो मटेरियल चीज़ है वो तो नीचे ही रहेंगे, जमीन में दब जाते हैं। कोई कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा है, बना रहा है, घर बना रहा है, तो खुदाई होती है सबसे पहले नींव के लिए। तो अगर आप ही इमेजिन करो कि आप ऐसे ही अपने घर बनाने के लिए खुदाई कर रहे हो और अचानक से इतने सारे सिक्के मिल जाए, वो भी पुराने बाबा जमाने के, तो आप एकदम बयान नहीं कर पाओगे। नहीं तो बयान ही से आगे ना बयाना, ठीक है, बयान नहीं कर पाए, बयाना। तो सर्वाधिक सिक्के का भंडार कहाँ मिला? बयाना, भरतपुर में। वो कहाँ पे है? राजस्थान शायद तक, देख लेना एक बार, ठीक है। ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ये उत्तर भारत का व्यापार का केंद्र था, उत्तर भारत, यहाँ से व्यापार होता था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ताम्रलिप्ति पोर्ट, बंदरगाह मतलब पोर्ट, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय शिक्षा, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन था? उज्जैन, जय महाकाल, ठीक है। तो उस टाइम में शिक्षा, कला, साहित्य सबका महान केंद्र कौन सा था? दशमलव प्रणाली का प्रचलन गुप्त काल में हुआ, डेसिमल सिस्टम। और नवनीतकम, नवनीतकम, नवनीतम हो गया, नवनीतकम हो गया, नीतकम है, नवनीतकम, ठीक है। ये किताब किसने लिखा? धन्वंतरी ने। किससे संबंधित है पूछा है तो? ठीक है सर। दशमलव सिस्टम, डेसिमल सिस्टम किसने चालू किया?
गुप्त काल ने। ठीक है, ज़्यादा हो गया होगा, पहली बार पढ़ रहे हो तो वापस मैं बताते चल रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। कहाँ से देखे थे आज? कुमार गुप्त से। कुमार मतलब राजकुमार, मतलब अपना नया लड़का, नया लड़के को भेजा यूनिवर्सिटी, नया लड़का नालंदा यूनिवर्सिटी। कुमार गुप्त बौद्ध धर्म से संबंधित था। स्कंद गुप्त, स्कंद में मैंने क्या बोला, एक कांदा जुड़ा हुआ है, कांदा भीतर बुला के क्या खिलाया? कांदा। तो कांदा से स्कंद, भीतर से भीतरी स्तंभ लेख जो स्कंद गुप्त से संबंधित है। किसको खिलाया? ऊँटों को खिलाया। ठीक है, शकोपम कहम अभिलेख, इसको शकोपम बोला गया कहम अभिलेख से। ठीक है, शकोपम किस लिए बोला गया? शको का इसने भी सामना किया। हालांकि रुद्रदमन तृतीय मैंने बोला कि वो अंतिम शासक था, लेकिन वो उज्जैन वाले शाखा के थे। रुद्रदमन जो था, रुद्रदमन तृतीय जो था, उसका तो उन्मूलन कर दिया था चंद्रगुप्त ने, हाँ, इससे पहले जो आया, लेकिन फिर बाद में कैसे आ जाता है? तो एक उज्जैन वाला शाखा था। ठीक है, और छोटे मोटे और शाखा बच गए होंगे छुटपुट, तो उससे भिड़ंत किसने किया? स्कंदगुप्त ने। साथ ही साथ हुणों के भी आक्रमण को विफल किया, और इसकी उपाधि परम भागवत थी। विष्णुगुप्त अंतिम शासक था। महत्वपूर्ण तथ्य में बता रहे थे, कुषाण के सामंत थे। कौन? गुप्त। सामंत वाला सिस्टम मैंने पहले बता दिया क्या है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त का। बिलसड़, कुमार लोग बिगड़ जाते हैं, बिलसड़। भीतरी, भीतर बुला कांदा खिलाया बोलने से। मंदस्वर, मंदू बंदू करके याद किए। ठीक है, दरबारी भाषा इनकी क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, अच्छा ये संस्कृत वाला मैं महरौली स्तंभ लेख वाला बता ही रहा था ना। तो सबका क्या एक अपना ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। दरबारी भाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज या कोर्टियर लैंग्वेज बोल सकते हो, कि यहाँ इस ऑफिस में ये चलेगा। जैसे आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हो, लेकिन बैंक में हिंदी में काम चलता है क्या? नहीं, ज़्यादातर अंग्रेजी में चलता है। ऐसे नॉर्मल ऑफिस देखोगे तो वहाँ हिंदी में काम चलता है, तो सबका ही अपना दरबारी भाषा हो जाता है। ठीक, तो इन लोगों का गुप्त काल के समय का दरबारी भाषा क्या था? संस्कृत। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, अगर आपको ऐसे इसमें कन्फ्यूजन हो ना, एंशियंट हिस्ट्री वाला कोई दरबारी भाषा पूछे तो संस्कृत तुक्का मार देना, ज़्यादातर क्या था? संस्कृत। अगर आपको नहीं पढ़े हो अलग से, अगर दिल्ली सल्तनत मतलब मुगलों के टाइम का और दिल्ली सल्तनत जहाँ पे इस्लाम आया, अगर उसका दरबारी भाषा पूछे तो फारसी मार देना। ठीक है, क्या मारोगे? फारसी। उर्दू नहीं मारना, फारसी। ठीक है, क्लियर? तो ये दरबारी भाषा क्या थी? कोर्टियर लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज बोल सकते हो, संस्कृत। ऑफिशियल लैंग्वेज कहने का तात्पर्य है, मतलब मैं बोलचाल हिंदी में सकता हूँ, अंग्रेजी में सकता हूँ, किसी में भी सकता हूँ, लेकिन जो ऑफिशियल काम होंगे वो किस में होंगे? संस्कृत लैंग्वेज में। जो चिट्ठी पत्री वाला काम करोगे सब संस्कृत में। गुप्त प्रसिद्ध थे कला और स्थापत्य मंदिर के लिए, और इस टाइम में कला, स्थापत्य, शिक्षा, ये सब के लिए मुख्य केंद्र कौन सा था पूछा है तो उज्जैन था। अजंता गुफा गुप्तों से संबंधित है, वो भी कौन से नंबर का? 16, 17 और 19। एरण अभिलेख, रण रण भूमि वाला याद किए थे। इसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा मतलब सती सिस्टम, प्रथा सिस्टम। ठीक है, सती सिस्टम ये किससे संबंधित था? भानुगुप्त के से संबंधित था। गुप्त काल भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल बोला जाता है। तांबे का सिक्का रामगुप्त, रामगुप्त इमेजिन करते ही नेगेटिव कैरेक्टर आता है, थोड़ा सस्ता छाप वाला, तो तांबा का सिक्का। चांदी को रूपक, सोने का दिनार। दिल्ली वाला बता दिया, 4वीं शताब्दी में, 319 को काट देना, ये नहीं है, 4वीं शताब्दी का था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्ता। अजंता गुफा 16, 17, 19 बता दिया, वो गुप्त काल से संबंधित है। अमर कोश किले का कोश है, ये श है। अमर सिंह जो उसका दरबारी था, नवरत्न में शामिल था। यूरोपीय भाषा में ट्रांसलेटेड पहला ग्रंथ अगर पूछा जाए, पहली किताब अभिज्ञान शर्मा, बहुत बार ट्रांसलेट जिसको किया गया है, पंचतंत्र। सर्वाधिक सिक्के का भंडार बयान नहीं कर सकते करके बताया था, बयाना भरतपुर। ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, एक बंदरगाह का नाम है ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति पोर्ट। उससे उत्तर भारत का व्यापार होता था, उत्तर भारत दक्षिण में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय शिक्षा कला साहित्य का महान केंद्र उज्जैन। दशमलव प्रणाली का प्रचलन गुप्त काल में। नवनीतकम किसकी किताब थी? धनवंतरी से। किससे संबंधित है पूछा है तो चिकित्सा से, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। ठीक, ये जो पत्नी है ना, मेरे को पत्नी लोग को याद कराने का कोई मन नहीं था, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कोर्ट में जमाने वाला। ठीक है, तो अपनी बीवी का नाम याद हो ना हो, इनकी याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की कुमार देवी, सर वो अलग पढ़े थे तो एक ही शादी नहीं होता। ठीक है, इन लोगों के पास ऑप्शन थे बहुत सारे, हमारे पास और आपके पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पास था कुमार देवी, और जो 2-3 देवी थी, रामगुप्त का ध्रुव स्वामी, और बोले कि सर इधर भी इधर भी। अभी फिलहाल जो ओरिजिनल वाला था उसको जमाते चलना। ठीक है, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी। ठीक है, और जो छत्तीसगढ़ साथ में आई थी ना, वो अलग देवी थी, क्या नाम है याद नहीं आ रहा है, कोई छत्तीस प्रभावती देवी, जिसका सिक्के मिले, सिक्के सोने वने झुमके, झुमका गिरा रे बरेली बाजार में था ना, तो छत्तीसगढ़ में भी समुद्रगुप्त की वाइफ का कोपरा गांव में मिला था। ये नाम बताते हो, गलत गलत बताते हो थोड़ा। क्या, रूपा देवी ना? तो उसका भी इधर समुद्रगुप्त का इधर यहाँ पे उसकी जो वाइफ है लेके आया होगा। तो जो आलिया भट्ट वाला गाना ना, झुमका गिरा रे
तो ऐसे उसका भी क्या झुमका गिर गया, तो उसका भी साक्ष्य मिलते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय, ये इसकी वाइफ थी प्रभावती, ये बताया था, इसको बुला लिया, ठीक है, जिस थाली में खाया, ठीक, तो उसी थाली में छेद कर दिया, प्रभावती से शादी किया था। ठीक है, मुद्रा के प्रकार, कुमार देवी प्रकार, चंद्रगुप्त प्रथम का था। वीणावाद प्रकार समुद्रगुप्त का, ये तो याद रह जाएगा। विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय, और कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त का। ये याद रखना काफी आसान है। कार्तिकेय प्रकार भी किस टाइप का क्या प्रकार है मेरे को नहीं मालूम, हो सकता है वीणावाद प्रकार मतलब वीणा वीणा बजाते हुए वाला चित्रण रहा होगा। कार्तिकेय प्रकार कार्तिकेय टाइप का, क से कार्तिकेय, क से कुमारगुप्त। विक्रम प्रकार विक्रम टाइप के सिक्के कैसे थे, विक्रम तो विक्रमादित्य नाम था ना चंद्रगुप्त द्वितीय का, वो याद रखना। वीणा वीणा बजाते हुए कौन पाया गया था, तो वीणावाद प्रकार समुद्रगुप्त का, और कुमारदेवी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है, प्रकार मतलब टाइप, और बाकी ये नाम तो नाम ही रहेंगे। तो ये मुद्रा के प्रकार जो कॉइन्स मिले हैं कौन से शासक से संबंधित है वो बताया गया। कितना है और देख लेते यार, चलो निपटाया जाए इसको, थोड़ा सा बस और सब्र रखिएगा। ये रचनाकार आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा हुआ, धन्वंतरी ने नवनीतकम लिखा हुआ, ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत लिखा जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की उसने चर्चा की थी। ठीक है, वराहमीर ने कुछ नहीं लिखा, वराहमीर ऐसी चौथा पॉइंट था। इसमें कौन सा गलत है वाला जमाने के लिए दिया था। ठीक है, तो तीन ये सही था, बाकी ये गलत था, तो ऐसे लिखा गया। आर्यभट्ट आर्यभट्टियम, धन्वंतरी नवनीतकम लिखा हुआ है, और ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, पुष्यगुप्त। अब ये देखो पुष्यगुप्त कौन था, याद है पीछे में एक चंद्रगुप्त द्वितीय, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर था पुष्यगुप्त। कौन, पुष्यगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में रुद्रदमन ने लिखा हुआ है ना, याद है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख में बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में एक सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। और वो क्यों लिखा है वो बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य था वो लोकल टाइप का बनाया, इसको मैं अच्छा रेनोवेट करा दिया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य एक्चुअल में नहीं बनाया था, उस टाइम में उसका गवर्नर था, कौन, क्या नाम था उसका, पुष्यगुप्त। ठीक है, पुष्यगुप्त, वो पुष्यभूति अलग है, पुष्यमित्र शुंग अलग है, ये पुष्यगुप्त अलग है, ये चंद्रगुप्त का गवर्नर था, उसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो पहली बार मरम्मत किसने कराया, रुद्रदमन द्वितीय ने, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख में मिलता है इसकी जानकारी। ठीक है, दूसरी बार ये बार बार टूट जाता था, ठीक बताया, ये अच्छे सीमेंट से नहीं बनाते थे इसको, तो स्कंदगुप्त ने फिर उसकी दूसरी बार मरम्मत करवाई। क्यों लिखा हूँ ये भी पूछा गया है, पहली बार मरम्मत किसने कराई, दूसरी बार मरम्मत किसने कराएगी। ठीक, आप घर में पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, इधर बोक बोक देख रहे हो बस। ठीक है, प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक, ये प्रशासकीय विभाजन क्या है देखो, जैसे ये आपको भारत देश मिलेगा पूरा, तो अलग अलग स्टेट हो गए नहीं, स्टेट भी किस में बटा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट में बचा हुआ है। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट भी और अलग अलग, पारा, राजू पारा, डबरा पारा, ऐसे कुर्सी पारा, ऐसा मिलेगा अलग अलग पारा। तो वैसे ये भी छोटे छोटे, जैसे पारा है इधर तो ग्राम है, फिर शहर हो गया, गांव शहर हो गया, राज्य हो गया, देश हो गया। तो वैसे ही ग्राम नगर विषय ये सब प्रशासकीय विभाजन थे, ग्राम नगर विषय भक्ति। तो इसके प्रशासक पूछा हुआ है, जैसे एक जिले का मालिक अगर प्रशासनिक अधिकारी में देखा जाए तो कलेक्टर होता है, तो वैसे ग्राम का मालिक क्या नाम से जाना जाता था, ग्रामीण, ग्रामीण। नगर का नगर पति, तो ये नाम से मिलता जुलता है, याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगा। विषय का विषयपति, किसका पति, विषयपति। भक्ति का उपरीक। ठीक, भक्ति का बस याद रख लेना उपरीक, तो भक्ति करते हो किसका करते हो, ऊपर वाले का करते हो, तो ऊपरी का बस याद रख लेना। बाकी ग्राम से ग्रामी का, विषय से विषयपति है, नगर से नगरपति है, उसमें तकलीफ नहीं होगा। युद्ध व शांति का मंत्री क्या है, महासंधि विग्रह। ये सब अंग्रेजी में ऐसे ही नाम मिलेंगे आपको, बस इंग्लिश में लिखना है महासंधि विग्रह, महासंधि विग्रह, अंग्रेजी में बस इतना ही करना है। युद्ध व शांति का मंत्री जो मिनिस्टर था किसका, वॉर एंड पीस का, एक किताब है ना वॉर एंड पीस, तो ऐसी वॉर एंड पीस मिनिस्टर, जैसे अभी है हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है, और कौन सा मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, सब अलग अलग प्रकार के मिनिस्टर हैं। वैसे ही वॉर एंड पीस मिनिस्टर कौन था पूछा जाए तो महासंधि विग्रह, मतलब कौन था नहीं, मतलब उसका पोस्ट को नाम क्या दिया था, महासंधि विग्रह। तो संधि वाला वर्ड पकड़ लेना आप, तो लड़ाई झगड़ा होता है तो संधि करने जाते हैं क्या, तभी तो शांति आएगी। तो युद्ध हुआ मतलब संधि हुआ, तो संधि विग्रह, युद्ध व शांति के मंत्री को क्या बोलते थे, महासंधि विग्रह। सेना का सर्वोच्च अधिकारी को क्या बोला जाता था, महादंड नायक। ठीक है, जैसे सेनापति हो गया उससे इसका नाम क्या था, महादंड नायक। धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी, ये अधिकारी नहीं, प्रमुख अधिकारी, नाम छूट गया, छोड़ो। कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र भूमि बोलते थे, निवास योग्य भूमि को वास्तु भूमि। कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र भूमि और निवास योग्य भूमि को वास्तु भूमि। इसको ऐसे रखना, जैसे आप ज्यादातर लोग जो मानते हैं घर बनाते तो ऐसा रहता नहीं, दरवाजा इधर,
हाँ, ये रूम इधर, बाथरूम इधर, किचन इधर, मेरा मुंह उधर, तो ये सब वास्तुशास्त्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऐसे ही रहने के लिए भैया पूरा वास्तुशास्त्र देखते हो कि नहीं देखते हो? ठीक, निवास योग्य भूमि वास्तु, ठीक है, मतलब रेसिडेंशियल एरिया कौन सा हो गया? वास्तु लैंड। ठीक है, वास्तु लैंड नाम से जाना जाता था रेसिडेंशियल पर। और जो एग्रीकल्चरल लैंड था, जो एग्रीकल्चर जिसपे किया जा सकता है एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, उसको क्या बोलते थे? क्षेत्र भूमि। तो एग्रीकल्चरल लैंड किस नाम से जाना जाता था? क्षेत्र लैंड। और जो रेसिडेंशियल लैंड था उसको क्या बोलते थे? वास्तु लैंड, वास्तु भूमि। ओके, ठीक। कृषि के लिए अनउपजाऊ भूमि, खिल भूमि। जहां कुछ नहीं खिल सकता था वो खिल भूमि। जो अनफर्टाइल बोलेंगे, इनफर्टाइल बोलेंगे? अनफर्टाइल ना, ठीक है। जो भी फर्टाइल है, ये अन और इन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। अनफर्टाइल, इनफर्टाइल, जो भी लैंड हो, ठीक है, तो वो जो नहीं, जहाँ पे फर्टिलिटी रहती थी, जहाँ पे कृषि नहीं किया जा सकता था, उसको क्या बोलते थे? खिल भूमि। ऐसे याद रखना, जहाँ कुछ नहीं खिल सकता था, खिल भूमि। वास्तु से याद रह जाएगा भैया, वास्तु देखते हो ना आप, घर बनाते हो तो निवास योग्य भूमि जहाँ मतलब रहा जा सके, वास्तु भूमि। जहाँ एग्रीकल्चर किया जा सके, क्षेत्र भूमि। और जहाँ एग्रीकल्चर नहीं किया जा सके, खेल भूमि। मतलब जहाँ कुछ नहीं खिल पाए वहाँ खेल भूमि, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, क्या नाम है? मिहिर तोजा के, पहली बार पढ़ रहा हूँ मैडम, गूगल में ऐसे ही बता रहा है। ठीक है, रचनाकार देख लेना, उसका जो भी नाम मिल जाए, या मेरे को मिल जाएगा अगले नोट्स में, शायद छूट गया होगा टाइप कराना तो बता दूंगा। रचनाकार और रचना, ये हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति था। ये हरिसेन कौन था, याद आ रहा सर? अब समुद्रगुप्त का दरबारी था। ये भारवी है, किराता अर्जुनियम। ठीक है, किराता अर्जुनियम। ठीक, ये किसके दर, ये ना, ये वाला गुप्त से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा था हरिसेन से रिलेटेड, तो हरिसेन गुप्त से संबंधित था, तो उसको पॉइंट बना के इधर डाल दिया, तो भारवी भी आ गया। लेकिन भारवी आगे चल के ना एक कोई पल्लव से रिलेटेड शासक है, उसका मिलता है। ठीक, फिलहाल दूसरे वंश का शासक है, साउथ इंडियन वाला था, तो उसका पूछ दिया भारवी कौन सी किताब लिखा? किराता अर्जुनियम। कैसे याद रखना? किराता अर्जुनियम, किराया याद करना। आप किराया भरते हो, रेंट में रहते हो, किराया भरते हो, ठीक है, तो किराया भरने से, किराया से किराता अर्जुनियम याद रखना, और भरने से भारवी याद रखना। ठीक है, सिंह विष्णु के दरबार में रहता था, सिंह विष्णु के दरबार में रहता था ये, और पल्लव वंश से संबंधित था, पहलव नहीं, पल्लव, साउथ इंडियन। ठीक है, तो विष्णु पल्लव को, पल्लवी को भरता था, ऐसे याद क्या था, मतलब मारता पीटता था, तो विष्णु पल्लव, पल्लवी, भरने से भारवी, और क्या भरता था? किराया, ऐसा। द से दंडी, द से दंडी, द से दंडी, द से दस कुमार चरित्रम। बाण भट्ट, ये बाण भट्ट क्या है भैया? पता नहीं, बाण भट्ट का कोई गलत वाला होगा। कामंदक नीति सार, अभी इसको तो बता दिया था मैं, कामंदक नीति सार। विशाख दत्त क्या? मुद्रा राक्षस। एक नीति सार है, नीति शतक अलग है ना, सूर्य शतक, नीति शतक, ये अलग, शतक शतक वाले दूसरे हैं, है ना। नीति सार कामंदक लिखा हुआ, ठीक है। विशाख दत्त ने लिखा मुद्रा राक्षस। ये विशाख दत्त एक और किताब लिखा था, क्या लिखा था? मुद्रा चाहिए विशाखा जाने के लिए, विशाखापट्टनम जाने के लिए। और किसकी साथ जाओगे? अपनी देवी के साथ जाओगे, जो कैसे दिखेगी? चांद जैसे, देवी चंद्रगुप्तम। ये हो गया भैया आपका क्या खत्म? गुप्त साम्राज्य खत्म। ठीक है, यहीं पे ना वाकाटक वंश, MRP NPH वाला बता दिया था। प्रवरसेन की रचना थी सेतुबद्ध। वाकाटक वंश का एक शासक था प्रवरसेन, उसकी रचना थी सेतुबद्ध। ठीक है, सेतुबद्ध। और वाकाटक वंश बताया गुप्त के समकालीन था। समकालीन मतलब होता है कंटेम्प्रेरी, मतलब जब उधर वो चल रहा था तो इधर ये चल रहा था। और उसके शासक कौन कौन से थे? MRP NPH। ये आप छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में पढ़ लोगे, इधर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कालिदास की रचना है, अच्छा बच्चे यार, कालिदास की रचना है। ये मैं उस टाइम में अलग ट्रिक बनाया था, काला माला भी 5 रुपये मिला। ठीक है, काला माला भी 5 रुपये मिला। ठीक, उसके बाद में भूल भी गया कि वो क्या था। ठीक है, या सिंपल एक कर्मकांड किया, वैसे भी याद रख लेना आप। तो कर्मकांड से मैं पूरा बता चुका हूँ सारी किताबें, और इससे रिलेटेड और भी कुछ किताबें थी, वो भी मैंने कवर कर लिया। ये पुष्यभूति या वर्धन वंश नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। अच्छी कहानी है इसकी भी, लव स्टोरी पे बेस्ड। जो आप उसमें देखते हो ना, टीवी सीरियल में क्या आता है, क्राइम पेट्रोल, तो पूरा क्राइम पेट्रोल यहाँ से मोटिवेटेड है। ठीक है, लव ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल चलता है, लव ट्रायंगल, ये इससे प्यार है, इससे प्यार, इधर लव क्वाड्रिलेटरल चलता है। ठीक है, तो चौतरफा युद्ध होता है। इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, ऑफ कर दो।